हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं नई स्टोरी अपलोड करने जा रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डिस्क्लेमर। ये चैनल कहानी स्टोरी टेलिंग पर आधारित है। सारी कहानियां कल्पना, लोक कथाओं और फिक्शन से प्रेरित होती हैं। इनका उद्देश्य केवल मनोरंजन है। इन्हें वास्तविक जीवन की सलाह या सच्चाई न समझें। 81 शाम के समय तनिष्क आर्यावर्धन लकड़ी के घर से बाहर एक धूसर वस्त्रधारी युवक के पीछे पीछे चल दिया। हालांकि डेरेन ने कहा था कि नेता जसलीन दोपहर में उससे मिलना चाहती थी, लेकिन अब जब धूसर वस्त्र सेना फिर से एकजुट हो गई थी तो नेता के रूप में उनके पास करने के लिए बहुत सारे काम होंगे, इसलिए इसमें देरी होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। इस समय घाटी काफी अंधेरी थी और एक बड़े बोर्ड के नीचे अलाव जलाए गए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि रात में आग की रोशनी उनकी स्थिति को उजागर कर सकती है। यहाँ कोई कर्फ्यू नहीं था। लोग घर के रास्तों पर आ जा रहे थे, जिससे माहौल काफी जीवंत था। कुछ लोग चावल के कटोरे लिए घूम रहे थे, शरारती बच्चे इधर उधर खेल रहे थे और बुजुर्ग कोने में बैठकर तंबाकू पीते हुए इत्मीनान से गपशप कर रहे थे। ब्रह्मांड राज्य के आधिकारिक प्रचार में धूसर वस्त्र सेना की छवि ज्यादातर गुंडों और डकैतों जैसी थी। हालांकि इससे ये सच्चाई नहीं बदलती थी कि वे केवल साधारण नागरिकों का एक समूह थे, बस फिलहाल उनके पास कोई स्थायी घर नहीं था। भाई तनिष्क, हाँ, क्या आप घबरा रहे हैं? जब मैं पहली बार नेता जसलीन से मिला था तो मैं काफ़ी घबराया हुआ था, लेकिन उसके बाद सब ठीक हो गया। वह वास्तव में बहुत मिलनसार और सहज हैं, वैसी कोई जादूगरनी नहीं जैसी बाहरी दुनिया उन्हें बताती है। हाँ हाँ। धूसर वस्त्र वाले युवक ने सोचा कि तनिष्क घबराया हुआ है और उसे सांत्वना दी। हाँ हाँ, धन्यवाद। कुछ भी स्पष्ट किए बिना तनिष्क ने मुस्कुराते हुए उसे धन्यवाद दिया। घबराहट। 8 लाख स्वर्ण मुद्राओं की कीमत वाला एक हत्या का लक्ष्य। अगर मैं घबरा गया और अपनी कटार निकाल ली तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैंने सुना है कि भाई तनिष्क कप्तान डेरेन और बाकी लोगों के साथ वापस आए हैं, धूसर वस्त्र वाले युवक ने कहा। तनिष्क ने सिर हिलाया। हाँ, ये सही है। क्या ऐसा है? तो फिर आप जादूगरनी जलजा को जानते होंगे? युवक ने अचानक पूछा। मैं उन्हें जानता हूँ। नेता जसलीन कुमारी जलजा को बहुत पसंद करती हैं। दोपहर में उन्होंने लगभग 1 घंटे तक बातचीत की। हाँ भाई तनिष्क, क्या आप कुमारी जलजा से अच्छी तरह परिचित हैं? वह अब हमारे प्रचार विभाग में हैं। मैं उनके बारे में और जानना चाहता हूँ ताकि भविष्य में उनके साथ सहयोग कर सकूं। युवक ने अचानक विषय बदल दिया और थोड़ा झिझकता हुआ लग रहा था। सुंदरियां वाकई हर जगह लोकप्रिय होती हैं। तनिष्क थोड़ा मुस्कुराया और गंभीरता से बोला, वह थोड़ी परिचित हैं, उनके साथ तालमेल बिठाना बहुत आसान है और उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। हाँ, उनका एक विशेष शौक भी है। क्या? पीठ पीछे लोगों के बारे में बात करना अच्छा नहीं है। खैर, मैं तुम्हें गुप्त रूप से बताऊंगा। तनिष्क के चेहरे पर एक रहस्यमयी भाव था। धन्यवाद, मुझे बताओ, मुझे बताओ। धूसर वस्त्र वाले युवक ने उत्साह से कहा। उन्हें बहुत पसंद है जब लोग उन्हें सुंदर कहते हैं। अगर कोई सारा दिन उन्हें सुंदर कहता रहे तो वह बहुत खुश रहती हैं। हाँ, बस यही है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सुंदर। धूसर वस्त्र वाला युवक जैसे पत्थर का हो गया। तनिष्क ने युवक के कंधे को थपथपाया। तुम्हें पता है, सुंदर महिलाएं हमेशा खुद पर मोहित होती हैं। ये समझ में आता है, ये समझ में आता है। धूसर वस्त्र वाला युवक खुद से बड़बड़ाते हुए आश्वस्त दिखाई दिया। खैर, क्या हमें अभी भी आगे जाना है? तनिष्क ने घाटी के अंधेरे प्रवेश द्वार की ओर देखते हुए पूछा। युवक ने अपना सिर उठाया और मुंह खोला। सुंदर महिला, मैं वहां से गुजरा हूं। डॉट डॉट डॉट। शर्मिंदा युवक के मार्गदर्शन में तनिष्क अंततः उस स्थान पर पहुंच गया जहां नेता जसलीन रहती थी। वहां एक इमारत थी जो अन्य लकड़ी के घरों से अलग नहीं दिखती थी। दरवाजे पर कोई पहरेदार नहीं खड़ा था। खट खट, कृपया अंदर आ जाए। तनिष्क ने दरवाजा धकेला और घर में प्रवेश किया। अंदर की सजावट बहुत साधारण थी। 2 लकड़ी की मेजें थीं, एक बड़ी और एक छोटी, कुछ खुरदरी लकड़ी के स्टूल और एक जलता हुआ मिट्टी का चूल्हा। बड़ी लकड़ी की मेज का उपयोग कार्यालय के काम के लिए किया जाता था। उसके ऊपर कुछ पीले पड़ चुके कागज करीने से रखे थे। छोटी लकड़ी की मेज दीवार के बगल में थी और उस पर चाय के कुछ कटोरे रखे थे। घर में 2 लोग थे, एक पुरुष और एक महिला। महिला बड़ी मेज के पीछे बैठी कुछ लिख रही थी। जब तनिष्क अंदर आया तो उसने अपना सिर उठाया और क्षमा प्रार्थी भाव से मुस्कुराए। मेरा काम लगभग पूरा हो गया है। क्या आप पहले बैठ सकते हैं? ठीक है। तनिष्क छोटी लकड़ी की मेज के पास गया और बैठ गया। बिना किसी संदेह के, ये दुबली पतली मध्यम आयु वर्ग की महिला जसलीन थी। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, तनिष्क ने उसका पूरा चेहरा देख लिया था। उसकी त्वचा थोड़ी खुरदरी और पीली थी। ये स्पष्ट था कि यह हवा और धूप के संपर्क में रहने का परिणाम था। उसके नैन नक्श बहुत सुंदर थे और वह बहुत शांत स्वभाव की लग रही थी। जहां तक दूसरे आदमी की बात थी, उसका चेहरा साधारण था। वह अपनी आंखें बंद किए और अपनी तलवार को गोद में लिए महिला के पीछे बैठा था।
वह ऐसा लग रहा था जैसे झपकी ले रहा हो और उसकी मौजूदगी का कोई आभास नहीं हो रहा था। हालांकि तनिष्क ने अपना अधिकांश ध्यान इसी व्यक्ति पर केंद्रित किया। हत्यारे की अंतरात्मा ने उसे बताया कि यह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली था और इसे उकसाना ठीक नहीं होगा। कुछ क्षण बाद जसलीन ने अपने हाथ की चीजें नीचे रख दीं। वह मेज की ओर चली और सादगी से अभिवादन किया, शुभ संध्या तनिष्क। तनिष्क खड़ा हो गया, शुभ संध्या नेता जसलीन। खड़ी होने पर जसलीन ज्यादा लंबी नहीं लग रही थी। उसका कद थोड़ा छोटा था। हाँ, बैठिए, औपचारिकता की जरूरत नहीं है। क्या आपको चाय पसंद है? जसलीन ने मुस्कुराते हुए पूछा। ठीक है, खैर तो इसे आजमाए। जसलीन ने स्वाभाविक रूप से चायदानी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और 2 कपों में चाय डाली। स्थितियां साधारण हैं। सौभाग्य से तनिष्क हमारे अपने लोगों में से एक है। मैं इस चाय के साथ उस काम के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं जो आपने रास्ते में टीम के लिए किया है। तनिष्क ने उदासीनता से सिर हिलाया और एक घूंट लेने के लिए सिर झुकाया। चाय की पत्तियां साधारण थीं और बनाने की तकनीक भी विशेष नहीं थी, इसलिए चाय का स्वाद हल्का ही था, बिल्कुल उसके सामने खड़ी धूसर वस्त्र सेना की नेता की तरह। जब तनिष्क आया था तो उसने ये भी सोचा था कि रोशनी कैसी होगी। अब थोड़े समय के संपर्क के बाद उसे एहसास हुआ कि वह उन सामान्य महिलाओं से अलग नहीं थी जो गरीबी में रहती थीं। लेकिन ऐसी ही एक महिला थी जिसने काफ़ी शक्ति जुटाई थी और एक अलग दुनिया में विद्रोह का झंडा बुलंद किया था। चाय का प्याला नीचे रखते हुए जसलीन ने कुछ देर विचार किया। मैंने आज दोपहर बहुत सारे दिलचस्प विचार सुने। लोकतंत्र, मूल्य, सुनवाई, मैंने वास्तव में बहुत कुछ सीखा। तनिष्क ने अपनी नाक छुई। मुझे खेद है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये बातें निश्चित रूप से जलजा द्वारा बताई गई होंगी। हाँ, कोई आश्चर्य नहीं कि डैरेन ने कहा था कि आप बहुत विनम्र हैं। जसलीन मुस्कुराई और गंभीर स्वर में बोली, मुझे लगता है कि आप सही कह रहे हैं। मेरे मन में हमेशा कुछ विचार रहते थे, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि उनमें कुछ कमी है। मुझे लगा कि मैं अकेली हूँ जो इन चीज़ों के बारे में सोचती हूँ, लेकिन अब मुझे पता चला है कि कुछ लोग मुझसे बहुत आगे हैं। मुझे वास्तव में केवल आधा ही पता है। मुझे तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ भी नहीं पता। तनिष्क ने जसलीन की प्रशंसा सुनी और उसे फिर से अपनी नाक छूने की इच्छा हुई। तनिष्क, मुझे वास्तव में उम्मीद है कि यदि आपके पास समान विचार हैं तो आप मुझे एक श्रोता के रूप में पा सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, तनिष्क ने जल्दी से उत्तर दिया। अरे नहीं, एक झूठ बोलने के लिए उसे 100 झूठों का सहारा लेना होगा। एक झूठ के बाद वह वापस नहीं जा सकता था। तो मैं आपको पहले ही धन्यवाद देती हूँ। उसका स्वर हल्का था और वह बहुत खुश लग रही थी। फिर उसे कुछ याद आया। सही कहा, डैरेन ने बताया कि आप एक टीम बनाना चाहते हैं। क्या आप मुझे इस टीम का उद्देश्य बता सकते हैं? अंत में मुख्य विषय। तनिष्क सतर्क हो गया और बोला, जी हाँ, मेरा यह विचार है। इस टीम का उद्देश्य बहुत सरल है। ये दुश्मन के घेरे में घुसपैठ करना और कुछ नुकसान पहुंचाना है, जैसे कि खुफिया जानकारी चुराना, रसद काटना, कमांड सेंटर पर हमला करना, दुश्मन के अधिकारियों को मारना और इसी तरह के अन्य काम। तनिष्क को यकीन नहीं था कि जसलीन इस अनुरोध पर सहमत होगी या नहीं, इसलिए उसने इस टीम के उद्देश्य को थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बताने का फैसला किया, ये सोचकर कि शायद कोई ऐसा काम हो जो उसे पसंद आ जाए। हालांकि उसका अंदाज़ा गलत निकला। जसलीन ने भौहें सिकोड़ी। मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वृद्ध सेनापति ओमेंद्र सेन को पता होना चाहिए। हम क्यों ना ऐसा करें? मैं आपको कुछ लोग दूंगी और आप मुझे परिणाम दिखाएंगे, ठीक है? ठीक है। तनिष्क सहमत होने से पहले एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। तो ये तय रहा, आपकी टीम अभी सीधे मेरे प्रति जवाबदेह होगी। सही कहा। इस टीम का नाम क्या है? नाम? तनिष्क ने मुंह खोला। उसने वास्तव में इसके बारे में नहीं सोचा था। हत्या विभाग, ये बहुत सीधा है। हाँ, नई टीमों का रिकॉर्ड बनाना होता है। तनिष्क का दिमाग तेजी से घूमा और वह अचानक बोल पड़ा, इसे धुंधला आकाश कहते हैं। धुंधला आकाश? अच्छा है, ये हमारी धूसर वस्त्र सेना की छवि के अनुरूप है। जसलीन ने नाम पढ़ा और अपनी स्वीकृति देने के लिए सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि यह नाम इतना जाना पहचाना लग रहा था। तनिष्क ने अपने होंठ सिकुड़े और होश में आया। ये गाना किसने गाया था? अगली सुबह घाटी में उन लोगों के अलावा जो रात में इधर उधर घूमना पसंद करते थे, आम नागरिक हमेशा सबसे पहले जागते थे। हालांकि जब धूसर वस्त्र सेना के सदस्य प्रशिक्षण के लिए जागे तो उन्होंने पाया कि कोई उनसे पहले ही जाग चुका था। खैर, सड़क के किनारे हर 100 मीटर पर लगे लकड़ी के बोर्ड इसे साबित कर सकते थे। ये कब लगा? अरे, इस पर शब्द लिखे हैं। क्या लिखा है? जाहिर है सभी नागरिक पढ़ नहीं सकते थे। मुझे देखने दो। एक युवक अंदर घुसा और लकड़ी के बोर्ड पर नजर डाली। क्या हुआ? जल्दी पढ़ो। खैर, क्या आप किसी भारी सुरक्षा वाले स्थान से महत्वपूर्ण जानकारी चुराना चाहते हैं? क्या आप हजारों सैनिकों के बीच से दुश्मन के सेनापति का सिर काटना चाहते हैं?
क्या आप एक निशाचर प्रेत बनना चाहते हैं जिससे आपके दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा हो? क्या आप एक ऐसे नायक बनना चाहते हैं जिसे हर कोई सराहे? आइए, नेता रोशनी का नया धुंधला आकाश दल आपका स्वागत करता है। यहाँ आप उपरोक्त सभी कार्य कर सकते हैं और गौरव प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण का पता: घाटी के पश्चिम में खुला स्थान सीमित हैं। यदि आप पंजीकरण करना चाहते हैं तो जल्दी करें। हर कोई एक दूसरे को देखने लगा, लकड़ी के बोर्ड पर लिखे शब्दों को देखकर स्तब्ध रह गया। ... मालिक, हम। तनिष्क ने मेज लगाए और बैठ गया। लकड़ी के बोर्ड पर लिखे शब्द। क्या हम ये कर सकते हैं? देवंश ने मेज पर एक लकड़ी का बोर्ड रखा और झिझकते हुए पूछा। मुझे क्या पता? तनिष्क ने लापरवाही से उस छोटे बोर्ड को ठीक किया जिस पर धुंधला आकाश पंजीकरण क्षेत्र लिखा था। हैं? देवंश और मयंक थोड़े भ्रमित थे। यह एक विज्ञापन है, अगर आप इसे आकर्षक नहीं बनाएंगे तो। ठीक है, जब कोई आए तो देवंश, तुम पंजा लड़ाने के प्रभारी होगे। मयंक, तुम गति परीक्षण के प्रभारी होगे। खैर, अपनी पूरी ताकत मत लगाना। ठीक है। कल रात नेता रोशनी के साथ बातचीत के बाद तनिष्क को अंततः अपनी टीम स्थापित करने की अनुमति मिल गई। किसी नवागंतुक को शक्ति जुटाने देना एक वर्जना थी। तनिष्क जानता था कि यह उसके पिछले योगदानों का इनाम होना चाहिए। जहां तक रोशनी के ये कहने की बात थी कि टीम सीधे उसके अधीन होगी, तो एक तरफ ये तनिष्क को सम्मान देना था और दूसरी तरफ वह टीम पर नियंत्रण रखना चाहती थी। मूल रूप से इस टीम के सदस्यों को सीधे सौंपा गया था। उन सभी को स्काउट टीम से स्थानांतरित किया गया था। हालांकि तनिष्क ने मना कर दिया। उसे एक उत्कृष्ट स्काउट की नहीं, बल्कि एक कोरे कागज की जरूरत थी, एक ऐसा कोरा कागज जिसे उसने हत्यारे की चेतना से भर दिया हो। ये कहना होगा कि इस नए विज्ञापन मॉडल ने बहुत से लोगों को आकर्षित किया। धीरे धीरे कुछ लोग लकड़ी की मेज की ओर बढ़े। बेशक तनिष्क ने हर किसी को स्वीकार नहीं किया। जिनके पास ताकत थी वे देवंश के साथ पंजा लड़ाने जा सकते थे और जिनके पास गति थी वे मयंक के पास जा सकते थे। यदि कोई अन्य विशेषता वाला होता तो वे सीधे उससे मिल सकते थे। आचार्य देवदत्त ने एक बार कहा था कि जब तक किसी के मानसिक साहस में कोई समस्या न हो, कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रशिक्षण के बाद एक योग्य हत्यारा बन सकता है। देवंश का समय अच्छा बीत रहा था और मेज पर उसके हाथों के दबने की आवाज़ सुनी जा सकती थी। बेशक वह हर बार जीत रहा था। पुराने बटले की वैज्ञानिक प्रशिक्षण पद्धति के माध्यम से उसकी ताकत लगातार बढ़ रही थी। मयंक हाथों की गति और प्रतिक्रियाओं का परीक्षण कर रहा था। तरीका बहुत सरल था। मेज पर एक फल रखा जाता था और जो उसे पहले उठा लेता वही विजेता होता। परीक्षण के कुछ दौर के बाद तनिष्क थोड़ा निराश था, लेकिन यह उसकी उम्मीदों के अनुरूप ही था। धूसर वस्त्र सेना के अधिकांश सदस्य गरीब थे। उन्होंने कभी युद्ध ऊर्जा का अनुभव नहीं किया था और उनकी लड़ने की शैली काफ़ी पुरानी थी। कुछ प्रतिभाशाली लोगों को अन्य लड़ाकू इकाइयों द्वारा भर्ती कर लिया गया था और जो अब परीक्षण देने आए थे वे लगभग सभी कमजोर और दुबले पतले लोग थे। अंत में एक युवक हिचकिचाते हुए तनिष्क के पास आया। उसकी लाल हथेलियों से साफ था कि वह पहले 2 परीक्षण दे चुका था। कहने की ज़रूरत नहीं है कि परिणाम असफलता ही रहे होंगे। स्वागत है, कृपया बैठिए। मैं तनिष्क हूँ। मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? लुक, आप धुंधला आकाश में क्यों शामिल होना चाहते हैं? खैर, मैं स्काउट टीम में शामिल होना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं लिया। क्या उसे इतना स्पष्ट होना ज़रूरी था? तनिष्क ने अपनी नाक रगड़ी। क्यों? कोई तो कारण होगा कि वे नहीं चाहते थे कि आप शामिल हों, है ना? लुक एक पल के लिए झिझका। मुझे दिशाओं का अच्छा ज्ञान नहीं है। मुझे रास्ता याद नहीं रहता। तनिष्क ने अपना माथा पकड़ लिया। दिशाओं के खराब ज्ञान के साथ स्काउट टीम में शामिल होने की हिम्मत कैसे हुई? अगर वे तुम्हें ले लेते तो यह एक चमत्कार होता, लेकिन मेरी एक खासियत है। जब चीज़ें फेंकने की बात आती है तो मेरा निशाना बहुत सटीक होता है। सच में, मैं बचपन में भेड़ें चराता था। जब भी कोई भेड़ भागती थी मैं पत्थर फेंककर उसे वापस ले आता था। मैं वास्तव में दुश्मनों को मारने के लिए सेना में शामिल होना चाहता हूँ। तनिष्क के भाव देखकर लुक को पता चल गया था कि उसके शामिल होने की कोई उम्मीद नहीं है। वह चिंतित हो गया और जल्दी से अपनी विशेषता के बारे में सब कुछ बता दिया। चीजें फेंकने में सटीक, तनिष्क ने विचारपूर्वक बुदबुदाया, फिर जमीन से 2 पत्थर उठाने के लिए नीचे झुका। मैं बाद में एक पत्थर बाहर फेंकूंगा और तुम दूसरा पत्थर फेंकना। अगर तुम उसे हवा में मार दोगे तो मैं तुम्हें शामिल कर लूंगा। कैसा रहेगा? ठीक है। लुक ने बार बार सिर हिलाया। वह बहुत आश्वस्त दिख रहा था। ध्यान से देखो। तनिष्क ने अचानक एक पत्थर फेंका। सूं, पत्थर एक दिखाई देने वाली गति से हवा में उड़ गया। लुक ने पत्थर को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और आसमान की ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। जब पत्थर ऊंचाई पर पहुंचा तो वह एक पल के लिए रुका। धड़ाक, एक ही पल में लुक का पत्थर निशाने पर लगा। हाँ, मैंने कर दिखाया। लुक उछल पड़ा, उसका चेहरा लाल हो गया और वह खुशी से नाचने लगा।
लुक, धुंधला आकाश में तुम्हारा स्वागत है। खैर, मैं तुम्हें एक धनुष और फेंकने वाले छुरों का एक सेट दिला दूंगा। तुम भविष्य में उनके साथ अभ्यास कर सकते हो। दरवाज़ा खुलने के बाद लोग एक एक करके परीक्षण पास करने लगे। आखिर तनिष्क की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा नहीं थीं। जब तक कोई थोड़ा विशेष था वे शामिल हो सकते थे। एक सुबह में धुंधला आकाश ने 14 लोगों को भर्ती किया। आपकी विशेषता क्या है? मैं चीज़ों का हिसाब रखता हूँ और गणना करता हूँ। रुको, तनिष्क के हाव भाव बदल गए और उसने जल्दी से अपने बगल वाले व्यक्ति से कहा, देवंश, अगर बाद में कोई मुझे ढूंढते हुए आए तो उनसे कहना कि मैं यहाँ नहीं हूँ। उसके बाद वह नीचे झुका और तुरंत मेज के नीचे छिप गया। तभी अपने होंठ चबाते हुए जलजा और एक शर्मिंदा भाव वाला धूसर वस्त्रधारी युवक वहां आए। अपना सिर घुमाकर चारों ओर देखते हुए जलजा ने उदास भाव से पूछा, देवंश, तनिष्क कहाँ है? देवंश ने अपना सिर खुजलाया और कहा, मालिक ने कहा कि वह यहाँ नहीं है। मयंक ने अपना सिर झुका लिया। धड़ाक, मेज अचानक हिल गई। फिर तनिष्क एक हाथ अपने माथे पर और दूसरा अपनी नाक पर रखे मेज के नीचे से खड़ा हो गया। जलजा ने मुंह फुलाया और कहा, तनिष्क, किसने कहा कि मैं यहाँ नहीं हूँ? देवंश, तुम आमतौर पर ईमानदार हो, आज झूठ क्यों बोल रहे हो? तनिष्क ने पहले ही कह दिया। नहीं। देवंश थोड़ा व्यथित लग रहा था, लेकिन मयंक ने जल्दी से उसका मुंह बंद कर दिया। अरे जलजा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? ओह, सही कहा, मैं बस तुमसे मदद मांगने ही वाला था, तनिष्क ने हैरान होने का नाटक करते हुए गंभीरता से कहा। उद्धरण चिन्ह ... मुझसे मदद मांगने वाले थे। जलजा ने अपनी आंखें झपकाईं, वह थोड़ी उलझन में थी। हाँ, बैठो। तनिष्क ने एक कुर्सी खींची और कहा, तुम्हें पता है, मैं हमेशा से एक टीम बनाना चाहता था। अब मुझे सभी प्रकार की प्रतिभाओं की आवश्यकता है। तुम एक जादूगरनी हो, यहाँ बैठो और मुझे ये परीक्षण करने में मदद करो कि क्या यहाँ कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति है। ओह, जलजा ने सिर हिलाया और मेज के पीछे बैठ गई। तनिष्क ने अपने माथे से पसीना पोंछा। मैं अपनी प्रतिक्रिया समय रिएक्शन टाइम के भरोसे ही अपनी जिंदगी जी पाऊंगा। अचानक, भाई तनिष्क, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? उसके बगल में खड़े धूसर वस्त्र वाले युवक ने अपने हाथ फैलाए, उसका चेहरा नाराजगी से भरा था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वैसे मैं लगभग भूल ही गई थी। तनिष्क, तुम लोगों को मुझे सुंदर कहने के लिए कैसे कह सकते हो? क्या मैं इतनी आत्ममुग्ध हूँ? जलजा होश में आए और तनिष्क की ओर देखा। अरे आज मौसम बहुत अच्छा है। हा। उद्धरण चिन्ह 82। भर्ती की प्रक्रिया पूरे दिन चली और अंत में कुल 33 लोगों का चयन किया गया। इसे बौनों में ऊंचा कहा जा सकता था, क्योंकि उनमें से कोई भी देवंश और मयंक जितना प्रतिभाशाली नहीं था। इसके अलावा जलजा को परीक्षण के लिए आमंत्रित करना विशुद्ध रूप से एक दुर्घटना थी, इसलिए अंत में कोई आश्चर्य नहीं हुआ। फिर भी तनिष्क परिणाम से बहुत संतुष्ट था। ये लोग लगभग कोरे कागज की तरह थे। जब तक वे दृढ़ रहेंगे, तनिष्क को विश्वास था कि वह उन्हें प्रशिक्षित कर सकता है। जब तक भर्ती समाप्त हुई, लगभग शाम हो चुकी थी। तनिष्क ने उन्हें केवल सुबह 5 बजे यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा और उन्हें मौके पर ही बर्खास्त कर दिया। उसके बाद वह देवंश और मयंक को सीधे धूसर वस्त्र सेना के उपकरण विभाग में ले गया। धूसर वस्त्र सेना कई वर्षों से अस्तित्व में थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से आंतरिक संरचना बहुत पहले ही स्थापित हो चुकी थी। नेता जसलीन थी और उनके अधीन प्रचार विभाग, युद्ध विभाग, रसद विभाग, उपकरण विभाग आदि थे। कुछ विशेष विभाग जैसे खुफिया, उपचार आदि भी थे जो प्रत्येक विभाग से जुड़े थे। यहाँ काम की दक्षता धीमी नहीं थी और जसलीन ने कल रात ही धूसर वस्त्र सेना को पंजीकृत कर दिया था। जब तनिष्क ने उपकरण विभाग के एक प्रभारी व्यक्ति को ढूंढा और अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया तो उस व्यक्ति ने सहर्ष उसकी बात मान ली। वहां से बाहर आने के बाद तनिष्क देवंश और मयंक को लकड़ी के घर में ले आया। कुछ कदम बाएं दाएं चलने और कुछ देर विचार करने के बाद तनिष्क ने अपना सिर उठाया और पूछा, अगर कोई ऐसा दिन आए जब तुम्हारे पास बहुत शक्ति हो तो तुम क्या करोगे? बहुत शक्तिशाली। देवंश ने अपना सिर छुआ और दृढ़ता से कहा, मुझे नहीं पता। ये लड़का। तनिष्क ने दोपहर में जो हुआ था उसके बारे में सोचा और अपनी खुजली को रोक नहीं पाया। प्रतिशोध। मयंक ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। प्रतिशोध लेने के बाद क्या होगा? तनिष्क ने पूछा। मयंक के भाव भी शून्य थे। मुझे नहीं पता। तनिष्क ने अपने होंठ सिकोड़े। उसे एहसास हुआ कि उसने एक मूर्खतापूर्ण सवाल पूछा है। भविष्य में क्या होगा, ये कौन जानता है? सिर हिलाते हुए उसने अपनी जेब से एक किताब निकाली। भविष्य में, दिन में जो मैं तुम्हें सिखाता हूँ उसके अभ्यास के अलावा रात में इसका अभ्यास करो। ज्वारश्वसन विधि। यह क्या है? देवंश ने किताब ली और उसे ध्यान से देखा। दूसरी ओर मयंक को कुछ पता था। उसने किताब झपटी और तेजी से कुछ पन्ने पलटे। फिर उसके हाथ कांपने लगे। उसके भाव परमानंद से घृणा और फिर यादों में बदल गए।
उसके चेहरे पर तरह तरह की भावनाएं उमड़ पड़ीं, जिससे वह कुछ डरावना लग रहा था। मयंक, जो प्रतिशोध के लिए दृढ़ था, उसमें युद्ध ऊर्जा दाव चीक मंत्र की बहुत इच्छा थी। तनिष्क ने उसके कंधे पर हाथ थपथपाया, फिर कागज के 2 टुकड़े निकाले और उनमें से प्रत्येक को थमा दिए। आह, यह क्या है? क्या ये कोई नक्शा है? देवंश ने गोले को देखा और उलझन में पूछा। लानत है, मैं बहुत देर से चित्र बना रहा हूँ। तनिष्क के मुंह का कोना 2 बार फड़का। काले पड़ते चेहरे के साथ उसने कहा, ये गोला तुम्हारे ऊपरी धड़ का प्रतिनिधित्व करता है। जब तुम अपने शरीर में युद्ध ऊर्जा महसूस करो तो उसे इस गोले के अनुसार घुमाओ जब तक कि तुम्हें सूजन जैसा दर्द महसूस न हो। याद रहे, तुम्हें चित्र का सख्ती से पालन करना होगा। तुम एक भी गलती नहीं कर सकते, अन्यथा तुम मर जाओगे। वाह, ये तो बहुत गंभीर है। घबराहट में देवंश के हाथ कांपने लगे। ये संभव है कि तुम्हारी नियति मृत्यु से भी बदतर हो। यदि तुम गलत रास्ता चुनते हो तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। एक पल रुकने के बाद तनिष्क ने गंभीरता से जारी रखा, साथ ही मेरी अनुमति के बिना इस चीज को फैलाने की बिल्कुल अनुमति नहीं है। यदि तुम इसका उल्लंघन करते हो तो मैं अपने हाथों से तुम्हें मार डालूंगा। इस बिंदु पर जैसे घर में ठंडी हवा घुस गई हो, तापमान अचानक गिर गया। देवंश और मयंक दोनों कांप गए, फिर सहमति में सिर हिलाया। खैर, इतना काफी है। तुम वापस जा सकते हो और साधना कर सकते हो। देवंश और मयंक को लकड़ी के घर से बाहर जाते देख तनिष्क ने मन ही मन आह भरी। वह नहीं जानता था कि यह सही निर्णय था या नहीं। यह अनिवार्य था कि धुंधला आकाश की टीम मजबूत हो। देवंश और मयंक सबसे पहले उसका अनुसरण करने वाले थे और वे सबसे प्रतिभाशाली थे। वे अनिवार्य रूप से भविष्य में उसके दाहिने हाथ होंगे, इसलिए उनकी शक्ति स्वाभाविक रूप से बहुत कम नहीं हो सकती थी। तनिष्क ने एक लंबी सांस छोड़ी और तंत्र स्थान सिस्टम स्पेस में प्रवेश किया। भविष्य के बारे में बहुत अधिक सोचना बेकार था। ... तड़के सुबह आसमान थोड़ा उजाला था। टप टप टप, हफ हफ हफ। तेजी लाओ, अपनी सांसों की लय बनाए रखो। कमभक्तों, क्या तुम कछुए हो? तेज तेज और तेज। सुबह सुबह धूसर वस्त्र सेना ये देखकर हैरान रह गई कि सुबह के कोहरे में दर्जनों लोग घाटी से बाहर भाग रहे थे। उनके शरीर बहुत भारी लग रहे थे और उनमें से कोई भी तेज नहीं था। उनके पीछे एक लकड़ी की छड़ी लिए एक आकृति भी दौड़ रही थी। जैसे ही कोई धीमा होता, लकड़ी की छड़ी बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें मारती। वे क्या कर रहे हैं? क्या वे अभ्यास कर रहे हैं? धूसर वस्त्र सेना के लड़ाकों के पास भी हर सुबह सैन्य अभ्यास होता था और अधिकांश सामग्री तलवार चलाने और काटने की होती थी। शायद वे धुंधला आकाश के लोग लग रहे हैं। क्या उन्होंने कल पूरे दिन भर्ती नहीं की थी? वे केवल यहीं क्यों हैं? अरे, उन्होंने कहा था कि यह एक परीक्षण है। जो पास नहीं होते वे प्रवेश नहीं कर सकते। क्या यह मजाक नहीं है? ये लोग क्या कर सकते हैं? आह, क्या वह लुक है जो रास्ता भटक जाता है? उन्हें ऐसा व्यक्ति चाहिए। अरे, क्या वह मोटा लड़का नहीं है जो हमेशा अपनी गणना करने की क्षमता के बारे में डींगे हाँकता है? हाँ, इस व्यक्ति को भर्ती किया। हाँ, उन्हें देखो, उनमें दौड़ने की शक्ति भी नहीं है। वे बहुत धीमे हैं। क्या वे अपनी पीठ पर कुछ लाद कर दौड़ रहे हैं? यह एक पत्थर है। मैंने आज सुबह उन्हें उस अजीब बैग में पत्थर डालते देखा था। ये निश्चित रूप से दर्जनों किलोग्राम का होगा। क्या इस तरह प्रशिक्षण लेना उपयोगी है? कौन जानता है? ... जिस टीम की बहुत चर्चा हो रही थी वह वास्तव में तनिष्क और उसके धुंधला आकाश के सदस्य थे। कल रात तनिष्क ने उपकरण विभाग से एक प्रकार का बैकपैक सिलने के लिए कहा था। ये चीज़ खुरदरे कपड़े और सुतली से बनी थी। ये भद्दी थी और इसके दिखने में छेद थे। इसका एकमात्र लाभ यह था कि यह मजबूत थी और बड़े पत्थरों को ले जाने के लिए बिल्कुल सही थी। तनिष्क को इस आविष्कार पर बहुत गर्व था, लेकिन दर्जनों सदस्यों ने स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं सोचा था। इस समय उन्हें केवल ऐसा लग रहा था जैसे वे अपनी पीठ पर पहाड़ ढो रहे हों। उनके गले से धुआं निकलने वाला था और उनके पैर शीशे की तरह भारी थे। इसके अलावा वे इस समय ध्यान नहीं भटका सकते थे। यदि उनका ध्यान भटका तो वे पीछे वाले बैकपैक से गिर सकते थे। उस समय लकड़ी की छड़ी एक छाया की तरह उनका पीछा करती थी। यातना। सामने दौड़ रहे देवंश और मयंक को छोड़कर हर कोई अपने दिल में आग का गोला दबाए बैठा था। लेकिन तनिष्क को देखते हुए, जो खुद भी एक बड़ा बैकपैक ले जा रहा था, वे कुछ नहीं कह सकते थे। आखिरकार उस बैकपैक का वजन उनके वजन से कई गुना ज्यादा था। जल्दी जल्दी जल्दी, यह मत सोचो कि तुम केवल परीक्षण पास करने के कारण धुंधला आकाश में शामिल हो सकते हो। मुझे इतने सारे लोग नहीं चाहिए। यदि कोई काया हार मान लेता है तो मुझे उसे जाने देने में खुशी होगी। अब मुझे जोर से बताओ, क्या किसी ने हार मानी है? नहीं, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ। लड़कियों की आवाज़ भी तुम्हारी आवाज़ से तेज है। क्या किसी ने हार मानी है? नहीं। उन्मादी दहाड़ें निकली। तसिक तसिक, बहुत अच्छा। तुम ऊर्जा से भरे हुए हो। तो फिर 2 मील और जोड़ दो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह।
घाटी से लगभग 1 दर्जन मील पूर्व में एक झील थी। यहाँ दौड़ने के बाद तनिष्क ने अस्थायी आराम की घोषणा की। राहत के साथ मिली कराहें लगातार गूंजती रहीं। हर कोई बिना किसी हिचकिचाहट के ज़मीन पर गिर गया। क्योंकि उनके पास बड़े पत्थरों वाले बैकपैक थे, वे सभी उन कछुओं की तरह लग रहे थे जिनके खोल पलट गए हों। लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि यह उनके जन्म के बाद से सबसे आरामदायक बिस्तर था जिस पर वे सोए थे। उन्होंने लगभग 15 मिनट आराम किया। अब बैकपैक खोलो, तनिष्क का आदेश आया। बुद्धिमान। हर कोई इतना उत्साहित था कि उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। ये चीज़ ऐसी नहीं है जिसे इंसानों द्वारा ढोया जा सके। हर कोई खुरदरे कपड़े से अपने दर्द करते कंधों को मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रहा था, और अचानक उन्हें अपने शरीर में आराम महसूस हुआ। अब अपने कपड़े उतारो, नदी में कूदो और दूसरी तरफ तैर कर जाओ। हर कोई दंग रह गया। कुछ लोग अपने कान खुजलाने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या मैंने गलत सुना? अभी तैरना है? ये सर्दी का मौसम है। क्या तुम जमकर मर नहीं जाओगे? जल्दी जल्दी, मैं खुद को दोहराना नहीं चाहता। अब दूसरी तरफ तैर कर जाओ। तनिष्क की दहाड़ फिर से आई। अब किसी को भी यह महसूस नहीं हुआ कि तनिष्क बुद्धिमान था। वह पूरी तरह से एक राक्षस था। धपाड़ा धपाड़ा, दहाड़। हाँ, पानी हर तरफ उछला। देवंश और मयंक एक साथ ठंडी झील में कूद गए। वे कांप गए, फिर अपने हाथ फैलाए और दूसरी तरफ तैरने लगे। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? यदि तुम अब नहीं कूदते हो तो तुम सभी को हार माना हुआ माना जाएगा। याद रहे, मुझे कायर नहीं चाहिए। सबने एक दूसरे की ओर देखा और झील की ओर देखते हुए अपना थूक निगला। एक तेज चीख सुनाई दी और फिर लुक ने अपने कपड़े उतारे और नदी में गिर गया। फिर चीखें तेज होती गईं। एक व्यक्ति के नेतृत्व करने के साथ बाकी सब आसान था। खुद को उत्साहित करने के लिए सभी प्रकार की चीखों के बीच एक के बाद एक आकृति नदी में कूद गई। झील अचानक काफी जीवंत हो गई और शुरुआती जलपक्षी अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ गए। जाहिर है, यहाँ की ऊंची आवाज़ों ने उन्हें डरा दिया था। तनिष्क ने भौहें सिकुड़ी, क्योंकि किनारे पर अभी भी एक व्यक्ति था। तनिष्क को इस व्यक्ति का कुछ आभास था। उसका नाम हैरी था और उसकी विशेषता ये थी कि वह तेज दिमाग का था। चाहे उसकी याददाश्त हो या उसका तर्क, वह बहुत अच्छा था। एक कुशल टीम को स्वाभाविक रूप से किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो विचार और आदेश दे सके। इसलिए भले ही वह मोटा था, तनिष्क ने फिर भी उसे शामिल होने दिया। तुम क्यों नहीं कूद रहे हो? क्या तुम हार मान रहे हो? नहीं, हैरी ने उदास चेहरे के साथ कहा। मुझे तैरना नहीं आता। एक पल के लिए स्तब्ध रहकर तनिष्क ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, तो बधाई हो। हैं? हैरी ने अपनी आंखें घुमाईं और खुशी से कहा, क्या आप कह रहे हैं कि मुझे अब नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है? मेरा मतलब है, तैरना सीखने के लिए बधाई। जैसे ही उसने ये कहा, धपाड़ा एक चीख सुनाई दी, क्योंकि मोटे हैरी को तनिष्क ने नदी में लात मार दी थी। फिर एक और धरती हिला देने वाली दहाड़ सुनाई दी जब हैरी पानी में संघर्ष कर रहा था और किनारे पर तैरने की कोशिश कर रहा था। लेकिन रास्ते में उसने तनिष्क को किनारे पर हाथ बांधकर मुस्कुराते हुए खड़े देखा और फिर से कांपने से खुद को नहीं रोक सका। फिर उसने बेबसी से अपने दांत पीसे और दूसरी तरफ तैर गया। तुम मेरे सामने चालाकी करने के लिए अभी भी बहुत अनुभवहीन हो। ... अगले 4 दिनों में तनिष्क ने दर्जनों लोगों को सभी प्रकार के प्रशिक्षणों के माध्यम से आगे बढ़ाया। सुबह में उन्होंने शारीरिक प्रशिक्षण किया और दोपहर में जंगल में जीवित रहने का ज्ञान सिखाया गया। उनमें से 10 से अधिक लोग यातना को सहन नहीं कर सके और अंत में हार मान ली। इस संबंध में तनिष्क ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और उन्हें आसानी से जाने दिया। शायद इसलिए क्योंकि इन लोगों ने तनिष्क के प्रशिक्षण के तरीकों के बारे में बताया था, इसलिए शिविर में उसका राक्षस का खिताब तेजी से फैल गया। बेशक तनिष्क को इसकी परवाह नहीं थी। इस समय वह शेष 20 लोगों को घाटी से दर्जनों किलोमीटर दूर जंगल की ओर ले जा रहा था। यह उन्मूलन का अंतिम चरण है। धूसर वस्त्र सेना द्वारा घाटी में शिविर स्थापित करने का विकल्प चुनने के बाद दर्जनों किलोमीटर के आसपास के इलाके की स्वाभाविक रूप से जांच की गई। तनिष्क ने जानकारी ली और अंततः अपने सामने वाले जंगल को ढूंढ लिया। उन जंगलों की तुलना में जो आसानी से हजारों वर्ग मील के होते थे, ये बड़ा नहीं था, लेकिन प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त था। खंजरों, छोटी तलवारों और एक बेलनाकार वस्तु का ढेर सबके सामने फेंक दिया गया। तुम में से प्रत्येक एक को चुन लो। 3 दिन बाद इसी समय मैं जंगल के दूसरी ओर तुम्हारा इंतजार करूंगा। खैर, मैं प्रार्थना करता हूं कि तुमने कुछ दिन पहले मेरे द्वारा सिखाए गए जंगल में जीवित रहने के तरीकों को ध्यान से सुना होगा। ये प्रशिक्षण जानलेवा है। अभी हार मान लेना बहुत देर नहीं हुई है। यदि आप आधे रास्ते में नहीं टिक सकते तो आप सिग्नल सिलेंडर जला सकते हैं। जाहिर है, इसका मतलब है कि आप बाहर हो गए हैं। तथाकथित सिग्नल सिलेंडर ब्रांड सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंगीन सिग्नल फ्लेयर्स के समान था। बेशक धूसर वस्त्र सेना इतनी उन्नत नहीं थी। ये सिग्नल सिलेंडर कीमिया उत्पाद नहीं थे, बल्कि खुरदरे हस्तनिर्मित उत्पाद थे।
जलाने के बाद अंदर के पौधे धीरे धीरे रंगीन धुएं के साथ तैरने लगते थे। कुछ दिनों के प्रशिक्षण के बाद हर कोई जानता था कि तनिष्क के साथ तर्क करने का कोई कारण नहीं है, इसलिए उन्होंने चुपचाप एक छोटी तलवार और एक सिग्नल सिलेंडर उठा लिया। हार मानने की बात, क्या मजाक है, कुछ दिन पहले उन्होंने जो भी कष्ट सहे थे वे सब व्यर्थ चले जाते। हाँ, बहुत अच्छा, तुम्हारा साहस सराहनीय है। तनिष्क ने 2 बार तालियां बजाईं और मुस्कुराया। अंत में एक मित्रवत सलाह, जिनकी रीढ़ ऊपर की ओर हो वे सब खाने योग्य हैं। चलिए चलते हैं, जिनकी रीढ़ ऊपर की ओर हो वे सब खाने योग्य हैं। हर कोई इस वाक्य से चौंक गया, फिर मुड़ा और जंगल में चला गया। देवंश, मयंक, तुम्हें इन कुछ दिनों में कड़ी मेहनत करनी होगी। जंगल के उत्तर और दक्षिण में गश्त करो। हाँ, हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद को स्मार्ट समझते हैं और धोखा देना चाहते हैं। आदेश सुनकर देवंश और मयंक ने सिर हिलाया और जंगल की परिधि के साथ चले गए। तनिष्क, क्या यह एक अच्छा विचार है? क्या वे टिक पाएंगे? जलजा, जो सफ़ेद वस्त्र पहने हुई थी, दया के भाव के साथ आए। कल तनिष्क की योजना सुनने के बाद उसने अपने साथ उपचारकों की एक टीम लाने पर जोर दिया था। जलजा अब अक्सर रोशनी के साथ इधर उधर रहती थी, इसलिए उसके पास अभी भी इस तरह की शक्ति थी। लोगों को कम मत समझो। इसके अलावा क्या तुम भूल गई हो, तुम पहले 10 दिनों से ज़्यादा समय तक जंगल में रही थी। वह अलग था। एक पल के झटके के बाद जलजा ने अपने सामने वाले जंगल की ओर देखा और चिंता से कहा, उस समय हमारे साथ बहुत से लोग थे और हम एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते थे। वे अब बिल्कुल अकेले हैं, ये बहुत खतरनाक है। खतरा, उन्हें भाग्यशाली माना जाना चाहिए। यदि पुराना मुनीम यहाँ होता तो यह भाग्यशाली माना जाता कि उनमें से 1 या 2 जीवित रह पाते। तनिष्क ने अपना सिर हिलाया। उन्हें अकेले रहने की आदत डालनी होगी। हे, जब वे लोगों को मारना चाहते हैं तो वे खुद के प्रति निर्दयी कैसे नहीं हो सकते? इसके अलावा यदि मेरे द्वारा पाले गए लोगों को सब्जियों की तरह काट दिया जाता है तो यह अपमान की बात होगी। एक पल रुकने के बाद उसने जारी रखा, ठीक है, चलो जंगल के दूसरी तरफ चलते हैं। तसक, मैं तुम्हें पेड़ पर घर बनाने की अपनी क्षमता दिखाऊंगा। पेड़ पर? बेशक, वरना मैं कैसे देख पाऊंगा कि किसी ने धुआं छोड़ा है या नहीं। ... जिन्होंने कभी जंगल में अकेले समय नहीं बिताया था वे इसके अंदर की कठिनाइयों को कभी नहीं जान पाएंगे। यह एक प्रकार की निराशाजनक हताशा थी जिसने लोगों को असहाय महसूस कराया। एक अंधेरे वातावरण में जहां हर जगह खतरा मंडरा रहा था, आपको हर समय सतर्क रहना पड़ता था। सबसे पहले जल स्रोत था। जंगल में उन पोखरों को न छूना ही सबसे अच्छा था जो साफ दिखते थे, क्योंकि यह सभी प्रकार के जानवरों के लिए स्वर्ग था। उन्हें पर्याप्त पानी पीने के बाद एक शानदार दोपहर का भोजन करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि आप भाग्यशाली होते तो आप एक ऐसा जल स्रोत पा सकते थे जिसके आसपास किसी जानवर के पंजों के निशान न हों। दुर्भाग्य से वह पानी सबसे अधिक विषैला होने की संभावना थी। अगला भोजन था। यदि आपके पास असाधारण कौशल नहीं था तो यहाँ तीतर या खरगोश पकड़ने की उम्मीद न करें, क्योंकि खतरनाक माहौल ने उन्हें पहले ही प्रशिक्षित कर दिया था। जरा सी भी हलचल होने पर वे तुरंत भाग जाते थे। खैर, मांस की ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी शाकाहारी भोजन तो था, है ना? जंगल में हरी वनस्पतियों की कभी कमी नहीं थी और जंगली सब्जियां जो ताज़ी और स्वादिष्ट दिखती थीं। खैर, यह विचार सही था, लेकिन पहले आपके पास जहर पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। क्या आपके पास नहीं है? तो मुझे खेद है, आप केवल वही चीज़ें खा सकते हैं जो ऐसा लगता है कि छोटे जानवरों द्वारा कुतरी गई हैं। हालांकि वे जूठन हैं, कम से कम सुरक्षित तो हैं। इसके अलावा आराम। 3 दिनों तक खुद को न सोने के लिए मजबूर करने का मूर्खतापूर्ण विचार न रखें। वह एक ऐसा तरीका था जिसका उपयोग केवल एक टीम में किया जा सकता था। जब आप अकेले होते थे तो आपका थका हुआ दिमाग आपको सीधे किसी जानवर के घोंसले में गिरा सकता था। चूंकि आराम आवश्यक था, इसलिए स्थान विशेष होना चाहिए था। यदि आप लेटने के लिए कोई भी स्थान ढूंढ लेते हैं तो आपको कभी न जागने के लिए तैयार रहना चाहिए। खैर, उस समय आप जागने के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि सभी प्रकार के रेंगने वाले जीव और जहरीले सांप पहले ही आपके शरीर में बस चुके होंगे। इनके अलावा रास्ता भटकने की संभावना भी थी, साथ ही अचानक हमले और इसी तरह। निष्कर्ष के तौर पर, यदि संभव हो तो जंगल में प्रवेश न करना ही सबसे अच्छा है। बेशक, यदि आप आत्महत्या करना चाहते हैं तो आपका यहाँ स्वागत है। कब्रों और पत्थर की गोलियों के बारे में भूल जाए। सभी प्रकार के मल में बदल जाए, धूल से धूल, मिट्टी से मिट्टी। तसक, हरित पर्यावरण संरक्षण। ... 3 दिन तेजी से बीत गए। इन दिनों में तनिष्क और जलजा का समय अच्छा बीता। पेड़ का घर प्रकृति की गंध से भरपूर था। विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर, जंगल में हवा की आवाज़ प्रकृति की आवाज़ की तरह, सब कुछ लोगों को घर के बारे में भुला देता था। तथाकथित सैर या भ्रमण इससे बढ़कर कुछ नहीं था। जलजा एक कुलीन वातावरण में पली बड़ी थी।
हालांकि वह अपने दिल में स्वतंत्रता की लालसा रखती थी, लेकिन उसने वास्तव में इसका अनुभव कभी नहीं किया था। धूसर वस्त्र सेना में शामिल होने के बाद वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक दौड़ने में व्यस्त थी। अब जब उसने अचानक प्रकृति के आकर्षण को महसूस किया तो सब कुछ नया और दिलचस्प लगा। ये बहुत आरामदायक है। खैर, अगर एक दिन सुधार सफल रहा, मैं निश्चित रूप से ऐसा जीवन जीना चुनूंगी। सुबह के सूरज का सामना करते हुए जलजा ने अपनी पीठ तानी और आह भरी। हल्की लाल रोशनी, ठंडी रात की हवा और उत्तम वक्रों ने उसे इस समय भोर की देवी जैसा बना दिया था। जलजा, तुम्हारा सपना सच होगा। थोड़ी चुंबकीय आवाज के साथ सुंदर बर्ग पीछे से आया और मुस्कुराया। धुंधला आकाश के सदस्यों के जंगल में प्रवेश करने के आधे दिन बाद बर्ग उनके पीछे हो लिया। कारण तनिष्क की प्रशिक्षण पद्धति को देखना था। खैर, निश्चित रूप से। जलजा ने अपनी मुट्ठी भींची और उगते सूरज की ओर लहराए। जैसे ही बर्ग कुछ कहने वाला था, जलजा की आंखें अचानक चमक उठीं और उसने जंगल की ओर इशारा किया। देखो, वहां कोई है। बर्ग ने अपना सिर घुमाया और देखा। वास्तव में झाड़ियों में से एक फटा पुराना सा व्यक्ति लड़खड़ाते हुए बाहर निकला, उन्हें चीरते हुए अंदर से बाहर भाग रहा था। जब उसने शिविर देखा तो वह अचानक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। वह खुशी के आंसू रोता हुआ लग रहा था। तनिष्क, कोई बाहर आया है। जलजा पीछे मुड़ी और खुशी से चिल्लाए, मैं देख रहा हूं। तनिष्क ने अपनी नाक की नोक को दबाया और पेड़ के घर से नीचे कूद गया। कल रात कई जगहों से धुएं के संकेत आ रहे थे। वह आधी रात तक इधर उधर दौड़ता रहा, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसका मिजाज अच्छा नहीं था। फिर अच्छी तरह से तैयार उपचार दल उस व्यक्ति को स्ट्रेचर पर ले गया। पानी डालना और दवा लेना, सब कुछ व्यवस्थित तरीके से किया गया। उसके बाद कुछ लोग सफलतापूर्वक एक एक करके बाहर निकले। उनकी दयनीय उपस्थिति, अपने सिर को पकड़ने और फूट फूट कर रोने की क्रिया, और फिर पानी की बोतल पकड़कर बिना किसी परवाह के गटक जाना, ये लगभग हर किसी के बाहर आने के बाद की प्रक्रिया थी। तसक तसक, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। तनिष्क ने सदस्यों के घेरे को देखा जो भिखारियों की तरह लग रहे थे और मुस्कुराते हुए गिना। 8 बाहर आए, 9 बाहर हो गए। खैर, अभी भी 3 हैं जो बाहर नहीं आए हैं। जैसे जैसे सूरज धीरे धीरे ऊपर उठा, 2 और सदस्य अंदर से बाहर आए। हालांकि जब लगभग दोपहर हो चुकी थी तब भी आखिरी व्यक्ति बाहर नहीं आया। दूसरा कौन है? मयंक ने भीड़ को देखा और भौहें सिकुड़ीं। लुक भी है, लुक, वह मूर्ख। तनिष्क ने अपना मुंह खोला और फिर अपना माथा पकड़ लिया। लानत है, मैं उसके बारे में भूल गया। सभी सदस्य ध्यान दें, मेरे साथ जंगल में चलें। चलो हम भी चलते हैं। जितने ज्यादा लोग होंगे, ढूंढना उतना ही आसान होगा, जलजा ने जल्दी से कहा। ... तनिष्क ने जंगल में प्रवेश करने के बाद एक गहरी सांस ली और उसकी पुतलियां अचानक बादाम के आकार में लंबी हो गईं, जैसे बिल्ली की आंखें हों। झांकना शुरुआती, उससे कुछ भी नहीं छिप सकता था। ये कौशल 5 मिनट तक रहता है, ठंडा होने का समय 10 मिनट है और 500 रक्त ऊर्जा की खपत करता है। ये योजना का एक कौशल था। चूंकि इसका उपयोग युद्ध में नहीं किया जाता था, तनिष्क ने पहले इसे गंभीरता से नहीं सीखा था। हाल ही में उसने इसे सीखना शुरू किया था और अब ये काम आया। कौशल को सक्रिय करने के बाद उसकी दृष्टि में वातावरण बहुत अजीब हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे सभी प्रकार की वस्तुएं सरल रेखाएं बन गई हों जो एक नज़र में स्पष्ट दिखती थीं। ये निशान किसने छोड़ा? यह मेरा है। इसके बारे में क्या? यह मेरा है। जल्द ही उसके पीछे चलने वाले सदस्यों ने हैरानी में अपने मुंह खोल दिए, क्योंकि वे तनिष्क को एक एक करके उन जगहों की ओर इशारा करते हुए देख रहे थे जहां से वे गुजरे थे। यदि यह कोई प्रतिद्वंद्वी होता तो हर कोई कांप जाता और इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करता। खोलना, बफरिंग, खोलना, बफरिंग। लगभग 3 घंटे तक खोजने के बाद तनिष्क को आखिरकार एक लावारिस क्षेत्र के निशान मिले। फिर उसने आगे खोजना जारी रखा, लेकिन आधे घंटे तक चलने के बाद हर कोई अवाक रह गया, क्योंकि रास्ता स्पष्ट रूप से क्षैतिज था। दूसरे शब्दों में, लुक का मूल पूर्व पश्चिम प्रशिक्षण पथ अब उत्तर की ओर जा रहा था। क्या इस लड़के ने आसमान में सूरज को नहीं तरासी? हालांकि वे दूर से देख रहे थे, लेकिन सेना का हिंसक और जानलेवा आभास और पहले से ही उनके करीब महसूस हो रहा था। हर कोई उस विशाल चट्टान के पीछे दुबक गया और अपने सामने के उस राजसी दृश्य को देखने लगा। वे अपनी सांसें रोकने पर मजबूर थे। यह एक सेना का अपना अनूठा दबदबा था। ऐसी शक्ति के सामने एक अकेला व्यक्ति अत्यंत छोटा प्रतीत होता था। ये लोग कुछ जाने पहचाने से क्यों लग रहे हैं? इस क्षण केवल देवंशी ऐसा था जो सामान्य रूप से देख रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। होश में आते ही बर्ग ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। धूसर ज्वाला सेना। जलजा को भी याद आया कि सामने मौजूद सैनिकों के कवच की शैली बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उन भालाधारियों की थी जिनसे वे तब मिले थे जब उन्होंने कप्तान डेरिन की टीम को बचाया था। ओह, ये वही हैं। देवंश को अचानक एहसास हुआ। उसने अपना सिर आगे बढ़ाया।
यहाँ कितने लोग होंगे? अभी लगभग 5000 दिख रहे हैं। पीछे के पहाड़ ने रास्ता रोक रखा है, इसलिए मैं साफ नहीं देख पा रहा हूँ। बर्ग सैन्य मामलों में निपुण था और सैनिकों की संख्या मापने में माहिर था। हालांकि ये धूसर ज्वाला सेना वास्तव में बहुत विशाल थी। पहाड़ी रास्तों के कई मोड़ों के बाद भी उनका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। वाह, इतने सारे! वे यहाँ क्या कर रहे हैं? देवंश ने कुछ पल के झटके के बाद पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बर्ग ने अपना मुंह खोला पर वह अवाक रह गया। क्या वे जाहिर तौर पर धूसर वस्त्र सेना के लिए यहाँ नहीं आए थे? वरना धूल से लथपथ इतने सारे सैनिक क्या यहाँ खाने के बाद टहलने आए थे? यह अजीब है। उन्हें हमारी स्थिति का पता कैसे चला? इतने सारे सैनिक हैं, हमें फिर से लड़ना होगा। मुझे आश्चर्य है कि नेता जसलीन और बाकी लोग अब क्या करेंगे। जलजा चिंतित लग रही थी। हमारा ठिकाना जल्दी या बाद में उजागर होना ही था, बर्ग ने उसे सांत्वना दी। जलजा, चिंता मत करो, कोई न कोई रास्ता निकल ही जाएगा। इसके अलावा अब जब हमें उनकी स्थिति का पता चल गया है तो कम से कम हम पहले कदम उठाने की स्थिति में हैं। हाँ, मुझे भी यही उम्मीद है। देवंश, जो उन्हें बात करते हुए देख रहा था, उसने अचानक अपनी जांघ थपथपाई। मुझे पता है। हैं? उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। ये सैनिक धूसर वस्त्र सेना के लिए आए हैं। देवंश बहुत चिंतित लग रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मालिक वापस आ गए हैं। अब धुंधला आकाश के सदस्य तनिष्क को उसी तरह संबोधित करते थे जैसे देवंश करता था। दूसरी ओर पहाड़ से उतर रहे तनिष्क ने हल्के चमड़े के कवच पहने एक सैनिक को जमीन पर पटक दिया। जैसे जैसे सेना आगे बढ़ती थी, स्वाभाविक रूप से उनके आगे रास्ता साफ करने के लिए कुछ स्काउट जासूस बिखरे हुए थे। चूंकि वे एक दूसरे से टकरा गए थे, तनिष्क और अन्य लोग स्वाभाविक रूप से मुड़कर भागने वाले नहीं थे। उन्हें कुछ जानकारी जुटाने के लिए किसी को पकड़ना ही था। जलजा, तुम उपचारकों को लेकर यहाँ से निकलो। ठीक है, तुम लोग यहीं रुको, तनिष्क ने उन सदस्यों की ओर इशारा करते हुए कहा जिन्होंने परीक्षण पास किया था। जलजा थोड़ी उलझन में थी, लेकिन वह अपने लोगों के साथ चली गई। हालांकि पहाड़ की चोटी बहुत बड़ी नहीं थी। हवा के साथ उसे अभी भी अस्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण और साधन जैसे कुछ शब्द सुनाई दे रहे थे। फिर कुछ अजीब सी आवाज़ें आईं, जैसे तेल के डिब्बे में चूहे की फुसफुसाहट हो। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगा। लगभग 10 मिनट बाद तनिष्क ने उन्हें पास बुलाने का इशारा किया। जब वे करीब पहुंचे तो उन्होंने तनिष्क को कहते सुना, अरे भाई बर्ग यहाँ भी हैं। क्या आप अभी चले नहीं गए थे? ओह, ये वह। बर्ग का चेहरा पीला था और उसके भाव काफ़ी जटिल थे। उसने कुछ बार थूक निगला, लेकिन फिर भी अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। उसके बगल में धुंधला आकाश के सदस्य भी सुध बुध खोए हुए थे। उनकी आंखें पथराई हुई थीं। तनिष्क, इन्हें क्या हुआ है? जलजा ने चारों ओर देखने के बाद आंखें झपकाते हुए पूछा। तनिष्क ने अपने हाथ फैलाए और मुस्कुराया। कुछ नहीं, मैंने अभी उस जासूस से थोड़ी बात की। शायद वे मेरी बातों से डर गए हैं। थोड़ी बात की? हर कोई अपने पेट में उठने वाली मरोड़ को दबाने की कोशिश कर रहा था। क्या वह बात थी? सबसे पहले उसने उसका मुंह बंद किया और फिर उसे तरह तरह के अंग दिखाए। डर गए? क्या ये गंभीर है? जलजा ने अपनी आंखें फाड़कर घबराहट में पूछा। हाँ, यह अच्छा नहीं है। वहाँ नीली ज्वाला सेना के लगभग 10,000 सैनिक हैं। चलो वापस चलते हैं और नेता व बाकी लोगों को बताते हैं। तनिष्क पहाड़ से नीचे उतरने लगा। फिर जैसे उसे कुछ याद आया, उसने पीछे मुड़कर कहा, ओह तुम जिसका दिशा ज्ञान खराब है। हाँ, तुम लोग जाओ और उस जासूस के उपकरण ले आओ। मैं लुक ने अपनी ओर इशारा किया, उसके होंठ कांप रहे थे। हर कोई इस बदकिस्मत लड़के को, भाई हमारी संवेदनाएं तुम्हारे साथ हैं, वाली नज़रों से देख रहा था। उसे ले आओ और वे उपकरण तुम्हारे होंगे। क्यों, तुम नहीं चाहते? मैं चाहता हूँ। लुक का दिशा ज्ञान थोड़ा खराब था, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। उसे जल्दी ही समझ आ गया कि तनिष्क का क्या मतलब है। तनिष्क उसे धुंधला आकाश की मुख्य टीम में लेना चाहता था। तनिष्क को उस जासूस से ज़्यादा जानकारी नहीं मिली। ऐसा नहीं था कि उसने ठीक से पूछताछ नहीं की थी, बल्कि जासूस के पास जानकारी ही सीमित थी। सौभाग्य से नीली ज्वाला सेना अभी भी कुछ दूर थी। तनिष्क और अन्य लोग जल्दी से पहाड़ से नीचे उतरे और जंगल के रास्ते सीधे घाटी की ओर भागे। वे अंततः शाम को घाटी में लौट आए। इस समय घाटी के प्रवेश द्वार को कई गाड़ियों ने रोक रखा था। ऐसा लग रहा था कि अंदर कुछ पहुंचाया जा रहा है। एक बूढ़ा व्यक्ति लगातार आदेश दे रहा था। पिताजी, आप वापस आ गए। एक हर्षित स्वर सुनाई दिया। ओह, ये तो बर्ग है। घुंघराले बालों वाले करीने से कपड़े पहने उस बूढ़े व्यक्ति ने पीछे मुड़कर हाथ लहराया जब उसने भीड़ से बाहर निकले बर्ग को देखा। मैदे को नमी वाली जगह पर नहीं रखा जा सकता। इसे अलग करने के लिए कुछ लकड़ी के बोर्डों का उपयोग करना याद रखें। जी मंत्री महोदय, कुछ
कुछ और निर्देश देने के बाद घुंघराले बालों वाले बूढ़े व्यक्ति के पास अंततः समय था। वह मुड़ा और देखा कि हर कोई पसीने से तरबतर है। हैरान होकर उसने पूछा, क्या चल रहा है? पिताजी, बुरी खबर है। बर्ग आगे बढ़ा और अपने पिता के कान में फुसफुसाया। सच में? वह बूढ़ा व्यक्ति दंग रह गया और उसने भौहें सिकोड़ लीं। कुछ सांसों के बाद उसके भाव सामान्य हो गए। उसने सबकी ओर देखा और पूछा, ये कौन है? ओह, मैं परिचय कराता हूँ। पिताजी, ये कुमारी जलजा हैं। पिताजी, ये जादूगरनी जलजा हैं और यह भाई तनिष्क और उनके साथी हैं। जलजा का अभिवादन स्वीकार करें। आप निश्चित रूप से मंत्री बस्को होंगे। मैंने नेता जसलीन से आपके बारे में सुना है। जलजा ने झुककर अभिवादन किया। नमस्ते, मंत्री बस्को। तनिष्क और धुंधला आकाश के सदस्यों ने उनका अभिवादन किया। जब तनिष्क धूसर वस्त्र सेना में शामिल हुआ था तो उसने दूसरों से सुना था कि बर्ग का परिवार एक विद्रोह के बाद दबा दिया गया था और फिर वे सामूहिक रूप से धूसर वस्त्र सेना में शामिल हो गए थे। जाहिर है, सामने मौजूद वह वृद्ध व्यक्ति पूर्व विस्काउंट बस्को थे। खैर, नमस्ते। बस्को ने साधारण अभिवादन किया और फिर सिर हिलाया। आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। आपने आज बहुत अच्छा काम किया है। चलिए पहले नेता जसलीन से मिलते हैं। ये वृद्ध बस्को बहुत ही त्वरित और निर्णायक लग रहे थे। एक साधारण परिचय के बाद वह सबको सीधे जसलीन के घर ले गए। रास्ते में वह सेनापति उमेंद सेन और कुछ अन्य महत्वपूर्ण लोगों को आमंत्रित करने के लिए किसी को भेजना नहीं भूले। गंतव्य पर पहुंचने के बाद जसलीन घर में कुछ लोगों के साथ किसी विषय पर चर्चा कर रही थी। सेनापति उमेंद सेन, जिनसे तनिष्क पहले मिल चुका था, वे भी वहीं थे। ओह, आप सब यहाँ हैं। ये तो बहुत अच्छा है, बस्को ने घर में प्रवेश करते हुए कहा। हाँ, बस्को वापस आ गया। कैसा रहा? क्या अनाज की खरीद सुचारू रूप से हुई? बलिष्ठ उमेंद की आवाज़ भी भारी थी। ये सुचारू रूप से हुआ। मैं बाद में विस्तार से रिपोर्ट दूंगा। बस्को ने सिर हिलाया और फिर तनिष्क और बाकी लोगों की ओर इशारा किया। अब उस अप्रत्याशित स्थिति से निपटते हैं जो इन्होंने खोजी है। हम, अप्रत्याशित स्थिति? क्या ये जलजा और तनिष्क नहीं हैं? मुझे तुम लोग याद हो। ओमेंद्र उनसे परिचित था और उसने उन्हें तुरंत पहचान लिया। तनिष्क एक कदम आगे बढ़ा और साधारण अभिवादन के बाद उसने उस खबर की जानकारी दी जो उसने जासूस से प्राप्त की थी। क्या? घर में मौजूद लोग दंग रह गए। उसके बाद ओमेंद्र की दहाड़ सुनाई दी। सैनिकों, मेरे आदेश का पालन करो। जासूसों को पूर्व, दक्षिण और उत्तर की ओर जाने का आदेश दो। मयंक, जाओ और वह हल्के चमड़े के कवच ले आओ जिन्हें हमने पहले जब्त किया था और सबको बांट दो। देवंश, डेरेन के पास जाओ और देखो कि क्या वह कवचों के कुछ सेट और 1 दर्जन ढालें ला सकता है। क्या यहाँ तुम्हारा कोई परिवार है? कोई नहीं। ठीक है, जाओ और अपना सामान बांध लो। बाद में यहाँ इकट्ठा होना। ऐसी आपातकालीन सैन्य स्थिति में धूसर वस्त्र सेना के नेताओं को स्वाभाविक रूप से चर्चा करनी थी। तनिष्क और अन्य लोग ऐसी बैठक में भाग नहीं ले सकते थे, इसलिए वे खबर देने के बाद चले गए। उसके बाद उसने देवंश और मयंक को हर तरह की तैयारी करने का निर्देश दिया। तनिष्क नहीं चाहता था कि नवगठित धुंधला आकाश दल इतनी जल्दी खत्म हो जाए। वर्तमान स्थिति स्पष्ट नहीं थी और यह कहना मुश्किल था कि ये तैयारियां कितनी उपयोगी होंगी। लेकिन चाहे कुछ भी हो, उन्हें कुछ ऐसा करना था जिससे लोगों को तसल्ली मिले। सबको विदा करने के लिए हाथ हिलाने के बाद तनिष्क ने उस जीवंत और शांतिपूर्ण घाटी को देखा और एक लंबी सांस छोड़ी। विद्रोह करना आसान नहीं था। ये जगह शायद जल्द ही ऐसी नहीं रहेगी। रात में घाटी में समय समय पर सरपट दौड़ते घोड़ों की आवाज़ सुनाई देती थी। यह उन जासूसों की आवाज़ थी जो लगातार हर तरह की जानकारी भेज रहे थे। विशाल घाटी इस कारण धीरे धीरे अशांत होने लगी। इस समय घर के बाहर कोई नहीं घूम रहा था। बच्चों को भी घर में रहने और बाहर न निकलने का आदेश दिया गया था। हर परिवार अपना सामान समेटने में व्यस्त लग रहा था। हालांकि माहौल धीरे धीरे भारी होता गया, लेकिन किसी की भी प्रतिक्रिया धीमी नहीं थी। वे जाहिर तौर पर इस तरह के दृश्यों के आदी थे। जल्द ही दूतों का एक समूह दिखाई दिया। वे एक एक करके सबको सूचित और लामबंद कर रहे थे। कुछ ही समय बाद तनिष्क का दरवाज़ा खटखटाया गया। उसे अपना सामान पैक करने और घाटी के पश्चिम की ओर इकट्ठा होने के लिए कहा गया। देखने से लग रहा था कि उन्होंने यहाँ से हटने का फैसला कर लिया है। लेकिन पश्चिम की ओर तनिष्क दंग रह गया। क्या वे अभी भी धूसर ज्वाला सेना के बीच से रास्ता बनाकर निकलने वाले थे? ऐसा लग रहा था कि दूसरी दिशा में भी घेराबंदी थी। शिविर का स्थानांतरण स्वाभाविक रूप से कोई छोटी बात नहीं थी। इसके आधिकारिक रूप से शुरू होने के बाद शोर धीरे धीरे बढ़ता गया। घाटी के हर कोने में धूसर वस्त्र सेना दिखने लगी। उनकी भूमिका व्यवस्था बनाए रखना और नागरिकों को सामान ले जाने में मदद करना थी। धुंधला आकाश दल अभी नया ही स्थापित हुआ था और उसे सेना में शामिल नहीं किया गया था। इसलिए तनिष्क और उसके सदस्य उन नागरिकों के साथ रहते थे जो उत्पादन कार्यों में लगे थे। उदाहरण के लिए, लुक पहले परिवहन और सामान उतारने का काम संभालता था।
वह तेज दिमाग वाला हैरी पहले बधाईगिरी करता था। ऐसे लोगों को घेराबंदी तोड़ते समय स्वाभाविक रूप से सुरक्षा के लिए टीम के पीछे व्यवस्थित किया जाता था। वे सभी कुंवारे थे, इसलिए पैक करने के लिए कुछ खास नहीं था। कुछ ही देर में धुंधला आकाश के सभी सदस्य पहुंच गए। तनिष्क ने विभिन्न कवच बांट दिए। जैसे ही वह उनके प्रस्थान की घोषणा करने वाला था, किसी ने फिर से दरवाज़ा खटखटाया। क्षमा करें, क्या आप धुंधला आकाश के कप्तान तनिष्क हैं? दरवाज़ा खुलने के बाद प्लेट कवच पहने एक युवक ने अभिवादन किया। मैं हूँ। नमस्ते कप्तान तनिष्क, मैं रणनीतिक कमान केंद्र से हूँ। यह इस बार आपका मिशन है। युवक ने एक पीला पड़ चुका कागज़ का टुकड़ा थमाया। मिशन? तनिष्क दंग रह गया। उनकी टीम को बने हुए केवल एक हफ्ता हुआ था और उन्हें इतनी जल्दी मिशन मिल गया। संदेह के साथ तनिष्क ने कागज़ खोला। संदेश बहुत संक्षिप्त था। मुख्य विचार ये था कि धुंधला आकाश टीम को कल दोपहर से पहले पूर्व में एक निश्चित स्थान पर पहुंचना था। उन्हें उस टीम से मिलना था जो धूसर वस्त्र सेना मुख्यालय लौट रही थी और उनके साथ वापस आना था। अंत में रणनीतिक कमान केंद्र की मुहर थी। यह मिशन समझने में आसान था। हालिया घेराबंदी के कारण सभी छोटी टीमें मुख्यालय के करीब आ रही थीं। उदाहरण के लिए डैरेन की टीम, जिसमें तनिष्क पहले था। हालांकि प्रत्येक टीम और मुख्यालय के बीच अलग अलग दूरी होने के साथ साथ विभिन्न अन्य कारणों से उनके मुख्यालय लौटने का समय निश्चित नहीं था। उदाहरण के लिए इसी हफ्ते लगभग हर दिन टीमें लौट रही थीं। अब जब घाटी में मुख्यालय का पता चल गया था तो वे वहां से हटने की तैयारी कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से ये छोटी टीमें सीधे वापस नहीं आ सकती थीं, वरना वे सीधे दुश्मन सेना की तलवारों के सामने पहुंच जाते। तनिष्क और बाकी लोगों को उस रास्ते की रक्षा करनी थी जहां से उन्हें गुजरना था और उस छोटी टीम के लौटने का इंतजार करना था। फिर वे उसी रास्ते से वापस आ जाते जिस रास्ते से वे गए थे पूर्व में। अभी तनिष्क ने पढ़ने के बाद हैरानी से पूछा, हाँ, यह नक्शा है। युवक ने एक और कागज थमाया और कहा, वैसे जासूसों ने पहले ही जांच कर ली है। पूर्व में कोई सैनिक घेराबंदी नहीं कर रहे हैं। वे शायद जानते हैं कि हम उस दिशा में नहीं जाएंगे। तनिष्क दंग रह गया और फिर समझ गया। हाँ, पश्चिम की ओर लाखों पहाड़ों की गहराई थी। वहां रणनीतिक बदलाव के लिए बहुत जगह थी। यदि वे पूर्व में जाते तो जगह सीमित थी और वे आसानी से पीछा करने वालों से घिर जाते। सैन्य आदेशों का पालन करना ही था। तनिष्क केवल सिर हिलाकर सहमत हो सका। उसने यहां से हटने की अपनी मूल योजना छोड़ दी। चूंकि उन्हें जल्दी में कूच करना था, वे ढाल या ऐसी चीजें नहीं ले जा सकते थे। अपने उपकरणों को व्यवस्थित करने के बाद तनिष्क और धुंधला आकाश के सदस्य निकल पड़े। इस समय घाटी का प्रवेश द्वार पहले से ही सैन्य कानून मार्शल लॉ के अधीन था। हालांकि जब तनिष्क ने रणनीतिक कमान केंद्र की मुहर वाला मिशन पत्र दिखाया तो उन्हें जल्दी ही जाने दिया गया। फिर वह समूह पूर्व की ओर रात के अंधेरे में ओझल हो गया। ... घाटी के प्रवेश द्वार पर दो आकृतियां बाहर निकलीं। चाचा, क्या आपको अभी बहुत व्यस्त नहीं होना चाहिए? आप मुझे यहाँ क्यों खींच लाए? बर्ग उलझन में था। देखो, क्या तुम उन्हें जानते हो? एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने दूर इशारा किया। बर्ग ने अपनी आंखें सिकुड़ी और हैरानी से कहा, वह तो तनिष्क और उसके धुंधला आकाश के सदस्य हैं। वे इस समय बाहर क्यों जा रहे हैं? हे, वे उस छोटी टीम से मिलने जा रहे हैं जो बाद में पहुंचने वाली है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने हाथ पीछे बांधकर मुस्कुराते हुए कहा। छोटी टीम से मिलने? बर्ग ने कुछ देर सोचा और कहा, क्या हाल ही में कोई छोटी टीम वापस आ रही है? जब छोटी टीमें वापस आती थीं तो वे मुख्यालय का पता पूछने के लिए पास के शहर में खुफिया एजेंसी के पास जाती थीं। इस समय खुफिया एजेंसी लोगों को मुख्यालय वापस भेजती थी और वे उनसे मिलने के लिए तैयार रहते थे। उदाहरण के लिए, जब वे साथ वापस आए थे तो सेनापति ओमेंद सेन पहले ही 10 मील आगे उनका स्वागत करने आ गए थे। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा, अगर मैं कहता हूं कि है तो है। चाचा जानते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम भविष्य में कुमारी जलजा को रिझाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो। मैं बर्ग का चेहरा अचानक जम गया। उसके छिपे हुए विचार अचानक उजागर हो गए थे और वह थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। हे, यह मत कहो कि ऐसा नहीं है। हालांकि तुम्हें मुख्यालय आए ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन तुमने कई बार प्रचार विभाग में जाने का बहाना बनाया है। कुछ दिन पहले तुम किसी के प्रशिक्षण शिविर में भी गए थे। खैर, अगर वह कोई साधारण लड़की होती तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करता। हालांकि ये जलजा एक जादूगरनी है। शायद भविष्य में हमारे परिवार के उत्थान का अवसर उसी के पास हो। बर्ग चुप रहा। फिर उसे कुछ याद आया और उसका चेहरा सदमे से भर गया। चाचा, आपने तनिष्क को एक फर्जी आदेश भेजा है। नहीं, आदेश स्वाभाविक रूप से असली है। इस पर कमान केंद्र में मेरी मुहर है। खैर, ये बस एक गलती है। तुम जानते हो, आज रात थोड़ी अव्यवस्था है, इसलिए गलत आदेश भेजना तर्कसंगत है।
एक पल रुकने के बाद मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने शांति से कहा, अगर ये तनिष्क जैसा कोई वापस आ सकता है तो मैं उससे माफी मांग लूंगा। अगर वह वापस नहीं आ सका, हे, बर्ग ने अपने होंठ चाटे। क्या वह मर जाएगा? आज रात नहीं, लेकिन वह शायद कल रात मर जाएगा, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने लापरवाही से कहा। तुम भी रणनीतिक विभाग से हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि हम पश्चिम, दक्षिण और उत्तर में सैनिकों से घिरे हुए हैं, लेकिन पूर्व में नहीं। यह एक विशिष्ट स्थिति है जहां वे हमें पूर्व की ओर खदेड़ना चाहते हैं। हालांकि तीनों प्रमुख सेनाओं के लोगों ने हमारी ताकत को कम करके आंका है। जब हम आज रात पश्चिम से अपना रास्ता बनाएंगे तो पूर्व उनके लिए हमारा पीछा करने हेतु एक महत्वपूर्ण रसद मार्ग, लॉजिस्टिकल रूट बन जाएगा। एक पल रुकने के बाद उस व्यक्ति ने जारी रखा, तब तक वहां सुरक्षा कड़ी होगी और उनके मरने का समय आ जाएगा। बर्ग शून्य नजरों से दूर देखने लगा। इस समय तक तनिष्क और बाकी लोग ओझल हो चुके थे। उसके भाव कुछ बार बदले और उसने झुककर कहा, धन्यवाद चाचा। हे, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जलजा को हासिल करने का रास्ता सोचना चाहिए। दुर्भाग्य से जसलीन उसे बहुत पसंद करती है, इसलिए कुछ तरीकों का इस्तेमाल आसानी से नहीं किया जा सकता। चाचा, मैं उसे अपनी क्षमता से हासिल करूंगा। बर्ग इस तरीके से थोड़ा विरक्त लग रहा था। खैर, यह अच्छा है, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बिना किसी प्रतिबद्धता के कहा। फिर उसने कहा, ओह, तुम्हारे पिता वापस आ गए हैं। उन्हें इस बारे में मत बताना, वरना वे मुझ पर अपनी मर्जी से काम करने का आरोप लगाएंगे। ठीक है, समझ गया। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। घेराबंदी तोड़ने का अभियान शुरू होने वाला है। 84। रात किसी पर्दे की तरह थी और काले चांद को जैसे डर लग रहा था। वह काले बादलों के पीछे छिप गया और लाखों पहाड़ों 100,000 माउंटेन्स की सीमा पर झांकने लगा। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते पर चींटियों की तरह घने बिंदु आगे बढ़ रहे थे। जूम करने पर ठंडे लोहे के कवच में लिपटे सैनिक, व्यवस्थित सैन्य टुकड़ियां और अंतहीन सेना। वातावरण बर्फ की तरह ठंडा था और हवा में मारकाट की भावना भरी थी। कड़ाके की ठंडी हवा, युद्ध के झंडे लहरा रही थी, पटाखों जैसी आवाजें आ रही थीं और बैंगनी तारे का प्रतीक ज़िचेन सिंबल धुंधला सा दिखाई दे रहा था। बिना किसी संदेह के ये 100 जीत हासिल करने वाली सेना थी, ज़िचेन महासेना। ब्रिगेडियर जनरल, युद्ध में गति ही सब कुछ है। अब जब दुश्मन सामने है तो हम उन्हें अचंभित करने के लिए तेजी क्यों नहीं दिखाते? सेना के बीच में घोड़ों पर सवार लोगों का एक बड़ा समूह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सबसे आगे चल रहा लेइएर भावहीन था। उसके पीछे सैन्य अकादमी के छात्र काफी उत्साहित थे। ये स्वाभाविक भी था, वे 1 महीने से अधिक समय से ज़िचेन महासेना में थे, लेकिन उन्होंने कभी वास्तविक युद्ध नहीं देखा था। घेराबंदी और दमन देखने के लिए युद्धक इकाई में भेजा जाना आसान नहीं था, लेकिन पिछले 10 दिनों में दुश्मन की मुख्य सेना की स्थिति खोजने के चक्कर में उन्होंने एक छोटी सी लड़ाई भी नहीं लड़ी थी। अब जब वे जानते थे कि दुश्मन सामने है और लड़ाई शुरू होने वाली है, तो वे उत्साहित क्यों न होते? मध्यम आयु वर्ग के ब्रिगेडियर जनरल ने सिर हिलाया और हंसे। हाँ, सैनिक और पानी दोनों ही परिवर्तनशील होते हैं। युद्ध नक्शे पर की जाने वाली गणना नहीं है। युद्ध में गति महत्वपूर्ण है, लेकिन यह विशिष्ट स्थिति पर आधारित होनी चाहिए। हालांकि हम दुश्मन से केवल कुछ दर्जन मील दूर हैं, लेकिन पहाड़ी रास्ता बहुत ऊबड़-खाबड़ और कठिन है। यदि हम आंख बंद करके गति के पीछे भागेंगे तो वहां पहुंचते ही सैनिक थक जाएंगे और दुश्मन उन्हें आसानी से हरा देगा। यही सच्चाई थी। पहाड़ी लड़ाई में कोई भी समझदार कमांडर घुड़सवार सेना नहीं लाता। यदि वे आपस में टकराकर गिर मरें तो हमले की बात ही क्या? मैं समझ गया। मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद ब्रिगेडियर जनरल। छात्र समझ गए और प्रशंसा में झुक गए। हाँ, ये सब सैनिक ज्ञान है। बस इतना ही काफ़ी है कि तुम इसे जानो। मुख्य बात किताबों के ज्ञान को सीखना और उसे लागू करना है। ब्रिगेडियर जनरल ने अपनी दाढ़ी सहलाए और जोर से हंसे। बेशक इन कारकों के अलावा ब्रिगेडियर जनरल ने एक और महत्वपूर्ण कारण नहीं बताया। घेराबंदी और दमन 3 सेनाओं और 4 अधिराज्यों सुज़रेन्स का संयुक्त कार्य था। अब उनके सामने धूसर वस्त्र सेना थी। यदि वे जल्दी पहुंच जाते तो वे प्राथमिक लक्ष्य बन जाते और बाद में आने वाले लोग न्यूनतम नुकसान के साथ लाभ कमा लेते। स्वाभाविक रूप से वह ऐसा काम नहीं करना चाहते थे जिससे केवल दूसरों को फायदा हो। इसके अलावा मार्चिंग गति के साथ साथ इन सैनिकों पर भी ध्यान देना। ब्रिगेडियर जनरल, जिन्हें शिक्षक बनना पसंद था, छात्रों को कुछ सुझाव दे रहे थे, तभी अचानक टप 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 समूह के बगल से 2 तेज घोड़े दौड़े। ये स्पष्ट था कि ये दोनों कुशल घुड़सवार थे। जासूस, हमारे पीछे कौन है? एक छात्र ने पूछा। उनके हल्के चमड़े के कवच से पता चल रहा था कि दोनों जासूस थे। आगे वाला ज़िचेन महासेना का था, लेकिन पीछे वाला नहीं। वह चक्रवायु संघ कैंगयान लीजन का जासूस है। ब्रिगेडियर जनरल के चेहरे का भाव अचानक बिगड़ गया। स्थिति ठीक नहीं है। जल्द ही जासूस लेई फू के सामने पहुंचा।
जनरल, हमारी सेना पर 1.5 घंटे पहले दुश्मन ने हमला किया था। हम कुमक रिइंफोर्समेंट्स मांग रहे हैं। लेई फू ने भौहें सिकुड़ी और हाथ लहराया। आदेश जारी करो, जल्दी करो। इसके बाद ज़िचेन महासेना की गति बढ़ गई। सभी सैनिक दौड़ने लगे। कवच के हिलने की आवाज़, हथियारों के टकराने का शोर। घुमावदार पहाड़ी रास्ते पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई लंबा सांप रेंग रहा हो। 2 घंटे की तीव्र प्रगति के बाद ज़िचेन महासेना घाटी में पहुंची। इस समय घाटी शांत थी। केवल ऊंचे लकड़ी के घर बता रहे थे कि यहाँ कभी लोगों का एक बड़ा समूह रहता था। अचानक घाटी के उत्तर से तेज कदमों की आवाज़ सुनाई दी। ज़िचेन महासेना के सैनिक सतर्क हो गए। आदेश मिलते ही वे फैल गए, ढालें उठा लीं, भाले ताने और धनुष खींच लिए। घाटी के उत्तर से बख्तरबंद सैनिकों की कतारें दिखाई दीं। दुश्मन का हमला, सतर्क रहो। दूसरी तरफ के सैनिक भी इतनी बड़ी सेना देखकर दंग रह गए और उन्होंने अपनी ढालें उठा लीं। रुको, रुको, उन्हें चोट मत पहुंचाओ। हम ज़िचेन महासेना से हैं। क्या आप हरी भेड़िया दल थंडरबोल्ट्स आर्मी से हैं? अग्रिम पंक्ति के एक अधिकारी ने चिल्लाकर पूछा। खतरा टलने के बाद सेनाएं फिर से संगठित हुईं। जनरल लेई फू, आपको भी जनरल गैरी का कुमक का अनुरोध मिला? बलोर ने अपने घोड़े को नियंत्रित करते हुए पूछा। हाँ, लेई फू ने सिर हिलाया। उनके पीछे जाओ, लेई फू ने भावहीन होकर कहा। इस प्रकार ज़िचेन महासेना आगे और हरी भेड़िया दल पीछे, वे तेजी से पश्चिम की ओर बढ़े। लगभग 2 घंटे बाद आसमान थोड़ा सा साफ होने लगा था। एक खुले मैदान में कई सैनिक जमीन से लाशें हटा रहे थे, घायलों का इलाज कर रहे थे और हथियार इकट्ठे कर रहे थे। बीच में कुछ अधिकारी एक बड़ी चट्टान पर नक्शे की ओर इशारा करते हुए चर्चा कर रहे थे। उनके पास एक जनरल उदास होकर सैनिक की रिपोर्ट सुन रहा था। जनरल गैरी, स्थिति कैसी है? बलिष्ठ बलोर और लेई फू पहुंचे। कैसी होगी? हमने कुछ लोग खो दिए और उन्हें घेरा तोड़ने दिया, गैरी ने ठंडे स्वर में कहा। उसे अभी अभी हार मिली थी, इसलिए उसका मिजाज खराब था। लानत है, वे इतनी तेज भागे। कहीं किसी ने जानकारी तो लीक नहीं की? बलोर ने कोसा। जानकारी लीक होने की संभावना कम है, वरना वे मुझसे लड़ते ही नहीं। गैरी के चेहरे पर कातिलाना भाव आ गया। उत्तर की खुफिया विभाग के वे लोग मरने लायक हैं। उन्होंने कहा था कि धूसर वस्त्र सेना में नागरिक और सैनिक मिलाकर 20,000 लोग हैं। लानत है, कल रात की लड़ाई में उनके पास कम से कम 25,000 शुद्ध योद्धा थे। गैरी को ठगा हुआ महसूस हो रहा था। उसे लगा था कि वह अपनी 10,000 की सेना से नागरिकों को हरा देगा, लेकिन दुश्मन की लहरें आती ही गईं। इतने सारे, बलोर ने सदमे में कहा। ये खुफिया जानकारी की गलती नहीं है, इस समय शांत लेई फू बोला। वे और ताकतवर हो रहे हैं। धूसर वस्त्र सेना के सैनिकों की संख्या मापना कठिन था। खुफिया विभाग हर कुछ महीनों में गणना नहीं करता था। 20,000 का आंकड़ा पिछले साल का था। इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जुड़ना वाकई डरावना था। लाखों पहाड़, 100,000 माउंटेन्स, अनाम पर्वत श्रृंखला। भले ही सर्दी थी, लेकिन आज मौसम अच्छा था। मालिक, क्या हम सही जगह पर हैं? वह दस्ता अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुंचा? धुंधला आकाश, टीम के दर्जन भर सदस्य पहाड़ के पीछे लेटे थे। देवंश बार बार सूरज को देख रहा था। तनिष्क ने अपनी आंखें घुमाईं। तुम्हारे मालिक का दिशा ज्ञान बुरा नहीं है। इंतजार करो। तनिष्क और उसके लोग कल रात भर चलकर इस तिराहे पर पहुंचे थे। मालिक, कोई आ रहा है, लुक ने पहाड़ी की चोटी से चिल्लाकर कहा। उसका दिशा ज्ञान भले खराब था, पर उसकी नज़र तेज थी। पहाड़ों की ओर से कुछ काले बिंदु आते दिखे। देवंश खड़ा होने लगा। चलो, चलते हैं। नीचे झुको। तनिष्क ने देवंश को जमीन पर खींच लिया। ये घेरा सही नहीं लग रहा। जब धूसर वस्त्र सेना मार्च करती थी तो वे इस तरह कतारों में नहीं चलते थे। जैसे जैसे वे करीब आए, उनके कवचों की चमक साफ दिखने लगी। ब्रह्मांड की नियमित सेना, यह क्या हो रहा है? हैरी फुसफुसाया। तनिष्क ने सबको चुप रहने का इशारा किया। सैनिकों का एक समूह उस पहाड़ी की ओर बढ़ रहा था जहां वे छिपे थे। भाले लिए सैनिकों का एक बड़ा दल करीब आ गया। सबने सिर झुका लिए। यदि वे पकड़े जाते तो तनिष्क को छोड़कर शायद ही कोई बचता। अरे, वे रुक गए। देवंश धीरे से बोला। सैनिकों का दस्ता तिराहे पर रुक गया था। उनके कप्तान ने भालाधारियों को वहां रुकने का आदेश दिया और बाकी सैनिकों को दूसरी ओर ले गया। जो वहां रुके, उन्होंने तुरंत बैरिकेड बनाना शुरू कर दिया। तनिष्क ने फैसला किया, पीछे हटो। हम उनके बगल से घूमकर दक्षिण पूर्व की ओर जाएंगे। लेकिन जैसे ही तनिष्क मुड़ा, उसके चेहरे का भाव बदल गया। नीचे झुक जाओ। एक और सैनिकों का समूह उनके पीछे तिरछी दिशा में दिखाई दिया। ये झंडा रविकुल सोलोमन फैमिली का है। जैसे ही भेड़िया मुख वाले प्रतीक वाला वह समूह आया, उन्होंने भी वहां एक छोटी टुकड़ी छोड़ दी। फिर पश्चिम से 2 सिर वाले पक्षी के प्रतीक वाली एक और टुकड़ी आई। धुंधला आकाश के सदस्यों ने पाया कि पहाड़ी के तीनों रास्ते बंद हो चुके थे। उन्होंने एक त्रिकोण बना लिया था। तनिष्क हैरान था कि वे फंस कैसे गए। मालिक, अब हम क्या करें?
तनिष्क ने कुछ देर सोचा और कहा, हम रात में घेरा तोड़ेंगे। इस बार हम पश्चिम की ओर जाएंगे। सैनिकों ने अलाव जला लिया था। वे बारबेक्यू बना रहे थे और शराब पी रहे थे। मांस और शराब की खुशबू चारों ओर फैल गई थी। अचानक बारबेक्यू कर रहा सैनिक गिर पड़ा। उसके गले से खून बहने लगा। दुश्मन! दूसरा सैनिक कुछ बोल पाता उससे पहले एक खंजर उसके सिर के पार हो गया। मार डालो! बर्फ जैसी ठंडी आवाज गूंजी। दर्जनों आकृतियां झाड़ियों से निकलीं और सैनिकों पर टूट पड़ीं। देवंश ने भारी तलवार से उनके दस्ते के नायक पर हमला किया। मर जाओ! देवंश की तलवार ने नायक के सीने को चीर दिया। ये हमला तनिष्क और उसके साथियों का था। वे यहाँ भूखे प्यासे नहीं रह सकते थे, इसलिए घेरा तोड़ना जरूरी था। तनिष्क ने देखा कि उसके नए रंगरूट मारने में हिचकिचा रहे थे। तनिष्क एक सैनिक के पीछे भूत की तरह प्रकट हुआ और उसकी गर्दन पकड़ ली। हैरी, तुम क्या कर रहे हो? युद्ध के मैदान में यदि तुम नहीं मारोगे तो कोई और तुम्हें मार देगा। अगर तुम इतने हिचकिचाओगे तो वापस जाकर पूरी जिंदगी बधाईगिरी ही करना। तनिष्क की आंखों में उदासीनता थी। इसे मार डालो! मैं हैरी के हाथ में खंजर कांप रहा था। इसे मार डालो! तनिष्क ने अपनी कातिलाना ऊर्जा छोड़ते हुए दहाड़ लगाए। हैरी ने चिल्लाते हुए खंजर सैनिक के सीने में घोंप दिया। खंजर कवच से टकराकर फिसल गया। मूर्ख, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? फिर से करो! हैरी का चेहरा लाल हो गया था। उसने सैनिक के सिर पर खंजर से हमला किया। खून के छींटे उड़े। क्या ये हत्या है? क्या आंखों में खंजर मारने से लोग मरते हैं? फिर से तनिष्क दहाड़ा। खून से लथपथ हैरी ने पागलों की तरह सैनिक के माथे पर खंजर घोंपना शुरू किया। खंजर निकालो, मारो! खंजर निकालो, मारो! खंजर निकालो, मारो! 85! बहुत अच्छे! तनिष्क ने उस शव को दूर फेंक दिया जो छेदों से छलनी हो चुका था। हफ हफ! हैरी तेजी से हाँफ रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब, डरावनी मुस्कान थी। वहां हुई हलचल छोटी नहीं थी और स्वाभाविक रूप से सबका ध्यान उस ओर गया। धुंधला आकाश के सदस्यों के दिल बैठ गए। तनिष्क के वे शब्द हैरी के लिए थे, लेकिन क्या वे उनके लिए भी नहीं थे? युद्ध के मैदान में यदि आप किसी को नहीं मारते तो आप खुद मारे जाते। यह एक सरल सिद्धांत था। पहले उन्हें लगा था कि वे ये कर लेंगे और यह आसान होगा। लेकिन जब उन्होंने वास्तव में इसका सामना किया, उस तड़पती हुई देह और संघर्ष करते चेहरे को देखा, तो उन्हें एहसास हुआ कि कोई भी जन्मजात हत्यारा नहीं होता। अपने हाथों से जान लेने का एहसास अच्छा नहीं था, लेकिन उन्हें इस पर ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिला। तनिष्क ने अगले सैनिक पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया था। उसकी वर्तमान शक्ति के साथ, जब तक ये सैनिक समूहों में नहीं आते, उन्हें पकड़ना उसके लिए बच्चों का खेल था। इस बार उसका सामना लुक से था, जिसकी करीबी लड़ाई की क्षमता अभी भी थोड़ी कमजोर थी। जब तनिष्क वहां पहुंचा तो लुक का खंजर पहले ही छीना जा चुका था। तनिष्क ने सैनिक का खंजर लिया और उसे लुक की ओर फेंक दिया, जो दर्जन भर कदम पीछे हट गया था। वहीं खड़े रहो, लक्ष्य का माथा है, फेंको! लुक ने हिचकिचाते हुए खंजर उठाया। सिर हिलाते हुए तनिष्क ने खंजर उठाया और उसे सैनिक के हाथ में थमा दिया। इसे मार डालो और तुम जीवित रह सकते हो। जैसे ही उसने ये कहा, उसने पकड़ छोड़ दी और पीछे हट गया। सैनिक ने खंजर को देखा, फिर तनिष्क के उदासीन चेहरे को। अंत में अपने होंठ चाटते हुए उसने लुक की ओर देखा। चाहे तनिष्क सच बोल रहा हो या नहीं, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। कम से कम वह मरते मरते एक को तो साथ ले ही जा सकता था। ही सैनिक दुर्भावना से मुस्कुराया और लुक की ओर बढ़ने लगा। यह एक रणनीति भी थी। भारी दबाव में नए रंगरूट के हाथ पांव ढीले पड़ जाते हैं। लेकिन लुक ने जैसे ही सैनिक को आते देखा, उसके हाथ थोड़े कान पे और वह दहाड़ा, मार डालो! उसने हाथ घुमाया और सूं! खंजर ने पलक झपकते ही दूरी तय की। हैरान सैनिक ने अपनी ढाल जैसा बचाव करना चाहा, पर समय नहीं था। तनिष्क के मुंह का कोना फड़का। उसका दायां हाथ बिजली की गति से घूमा और उसने 2 उंगलियों से उस खंजर को पकड़ लिया जो सीधे उसकी भरिकुटी ग्लाबेल्ला की ओर आ रहा था। कितनी पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है ये! मालिक! लुक की आंखें पथराई हुई थीं। बोलना बंद करो, ध्यान लगाओ। फिर से तनिष्क ने कलाई झटकी और खंजर वापस लुक के हाथ में जा गिरा। सैनिक भी होश में आया। अब उसने कोई मनोवैज्ञानिक चाल चलने की हिम्मत नहीं की और तेजी से आगे बढ़ा। 8 कदम, 7 कदम, 6 कदम। लुक जैसे घबरा गया था। उसने 1 कदम पीछे लिया। तनिष्क ने भौहें सिकुड़ी। क्या ये सड़ी हुई लकड़ी, रॉटनवुड कभी तराशी नहीं जा सकेगी? तभी, मार डालो! लुक अचानक 1 कदम आगे बढ़ा और अपना हाथ घुमाया। मूर्ख पक्षी! जैसे ही लुक ने हाथ घुमाया, सैनिक ने अपने बाएं हाथ से अपना माथा ढांक लिया। एक ही तरह का हमला 2 बार। उसे लगा कि मैं तैयार नहीं हूंगा। सैनिक कवच में ढका था। यदि उसने अपना चेहरा बचा लिया तो हाथ से छूटा हुआ हथियार उसका क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, सैनिक के पैर लड़खड़ा गए। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके सिर के पीछे से खंजर की नोक बाहर निकली हुई थी। इस कोण से
खंजर उसके मुंह के रास्ते पूरे सिर को पार कर गया था। पट-पट तालियां बजाते हुए तनिष्क पास आया और लुक के कंधे थपथपाए। शानदार काम। लुक अपने कदमों के पास पड़े सैनिक को शून्य नजरों से देख रहा था। कांपते होठों से वह बुदबुदाया, धन्यवाद। मैं उसके माथे पर मारने वाला था। सब भागो। अपने साथियों को मरते देख एक सैनिक की हिम्मत जवाब दे गई और वह भागने लगा। बाकी बचे दर्जन भर सैनिकों ने भी अपने विरोधियों को छोड़ दिया और चारों दिशाओं में भागने लगे। भागना चाहते हो? तनिष्क खंजर उठाकर गायब हो गया। सच तो यह है कि यदि वे सैनिक डटकर लड़ते तो इन नए लड़कों को घायल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पीठ दिखाकर भागने का फैसला किया। देवंश और मयंक ने कोई दया नहीं दिखाई। उनकी तलवारें और हथियार सैनिकों के महत्वपूर्ण अंगों को भेदते गए। अंत में तनिष्क ने उन 2 सैनिकों को भी पकड़ लिया जो सबसे दूर भाग गए थे। उनके पैर मुड़ चुके थे, वे अब भागने लायक नहीं थे। धप, उसने उन्हें जमीन पर पटक दिया। मैं पूछूंगा, तुम जवाब दोगे। जो जल्दी जवाब देगा उसे मैं जल्दी मौत दूंगा। तुम यहाँ क्यों हो? दोनों सैनिक चुप रहे। मौत सामने देखकर कोई जवाब क्यों दे? तनिष्क मुस्कुराया, तो तुम झुकने के बजाय मरना पसंद करोगे। उम्मीद है बाद में पछताओगे नहीं। उसने अपनी हथेलियों से रक्त ऊर्जा ब्लड चीख छोड़ी और सैनिकों की छाती पर दबा दिया। यह ऐसा था जैसे दर्जन भर चाकू शरीर के अंगों और नाड़ियों को काट रहे हों। बिना युद्ध ऊर्जा के इसे रोकना असंभव था। सैनिकों की चीखें गूंज उठीं। उनका शरीर पानी के बिना तड़पती मछली की तरह कांप रहा था। मैं बोलूंगा, एक सैनिक ने दर्द से कराहते हुए कहा। दूसरे ने तुरंत जवाब दिया, सुरक्षा। हम यहाँ रसद मार्ग सप्लाई रूट की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। बहुत अच्छे, तुमने पहले जवाब देना सीख लिया। तनिष्क ने अपनी ऊर्जा वापस खींच ली। देवंश, इस सैनिक को उधर ले जाओ। सबको इस पर अपनी तलवारें चलाने का अभ्यास करने दो। ध्यान रहे, पहले प्राणघातक अंगों पर वार न हो। लानत है, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हें प्रशिक्षित नहीं कर सकता। तनिष्क ने रसद के बारे में पूछा। सैनिक ने कांपते हुए बताया, मुझे ज्यादा नहीं पता। सुना है धूसर वस्त्र सेना ने घेरा तोड़ दिया है। सब उनका पीछा कर रहे हैं, इसलिए हमें पीछे के रसद मार्ग को सुरक्षित रखना है। तनिष्क समझ गया कि दक्षिण पूर्व में भी सुरक्षा घेरे होंगे। उसने सैनिक को मार दिया। थोड़ी देर बाद देवंश वापस आया और बोला, मालिक, माफ करना। ज्यादा खून बह जाने के कारण वह मर गया। उद्धरण चिन्ह। तनिष्क ने अपनी टीम की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, आज जो हुआ, मैं उसे दोबारा नहीं देखना चाहता। तुमने खुद ये रास्ता चुना है। नायक बनना आसान नहीं है। आगे और भी खतरे हैं। अगर भविष्य में कोई फिर से हिचकिचाया तो मैं उसे पहले मार दूंगा। मुझे क्रूर मत समझना, क्योंकि तुम्हारी एक हिचकिचाहट उन सबको मार डालेगी जो जीना चाहते हैं। तुम्हें केवल एक जीवन मिला है, इसकी कद्र करो और दूसरों को कम मत समझो। अलाव की लकड़ी चटक रही थी। धुंधला आकाश के सदस्य खामोशी से दृश्य को साफ कर रहे थे। तनिष्क की बातें वे समझ गए थे। ये सच है कि ये शब्द उन्हें पूरी तरह नहीं बदल सकते थे, लेकिन उनके भीतर एक चेतना जाग गई थी। यदि वे निर्दयता से नहीं मारेंगे तो वे सबको ले डूबेंगे। सच तो यह है कि उनकी स्वीकार करने की क्षमता तनिष्क से बेहतर थी। तनिष्क एक कानूनी समाज से आया था, जहां हत्यारा बनना उसके लिए मानसिक रूप से कठिन था। लेकिन ये दुनिया शक्तिशाली के शासन की थी। इन सदस्यों को बस उस पहली बार के अनुभव की जरूरत थी। मालिक, सैनिक को दफना दिया गया है, देवंश ने आकर कहा। ठीक है, तनिष्क ने सिर हिलाया। उसने जमीन पर गिरा हुआ भुना हुआ कबूतर उठाया और खाने लगा। पेट भरने के बाद उसने दल को फिर से पश्चिम की ओर कूच करने का आदेश दिया। वे पहाड़ों के गुप्त रास्तों से होते हुए 3 रक्षा पंक्तियों को चकमा देकर एक सुरक्षित घाटी में पहुंचे। पहाड़ों के एक खुले मैदान में रंग बिरंगे तंबू लगे थे। आग की रोशनी में वे मशरूम की तरह लग रहे थे। सफ़ेद वस्त्र पहने एक लड़की जलजा लोगों के बीच किसी को ढूंढ रही थी। वह एक बूढ़ी औरत के पास पहुंची जो एक लकड़ी का पीपा उठाने की कोशिश कर रही थी। काकी, लाइए मैं आपकी मदद कर दूं। जलजा ने वह भारी पीपा एक पुराने धूसर तंबू तक पहुंचाया। बातों बातों में पता चला कि काकी कमला देवी के दोनों बेटे युद्ध में शहीद हो चुके थे। जलजा की आंखों में दुख था। काकी, क्या आपने किसी युवक को देखा है? आंखें थोड़ी पतली और लंबी हैं। नाम तनिष्क है। बूढ़ी औरत ने मना कर दिया। जलजा दुखी मन से बाहर निकली। कहाँ चला गया वह? नहीं, तनिष्क बहुत शक्तिशाली है, उसे कुछ नहीं होगा। जलजा। पीछे से नेता जसलीन आ रही थीं। उनके साथ वह रहस्यमयी तलवारबाज साय की तरह था। मैंने कहा था न कि मुझे काकी जसलीन कहा करो। वह काकी कमला देवी थीं। धूसर वस्त्र सेना में 10 साल से हैं। जसलीन ने जलजा के कंधे पर हाथ रखा। चिंता मत करो, तुम बहुत बहादुर हो। तुम उस कुलीन परिवार की लड़कियों जैसी नहीं हो जो केवल अच्छे कपड़ों के बारे में सोचती हैं। काकी, हम सफल होंगे, जलजा ने दृढ़ता से कहा। वैसे आपको पता है तनिष्क कहाँ गया? वह छपाई वाला विचार बड़ा पोस्टर उसी का था।
जसलीन ने बताया कि वह शायद सबके साथ वापस आ गया होगा, लेकिन जलजा ने कहा कि वह उसे नहीं ढूंढ पा रही। जसलीन ने अपने दूत को धुंधला आकाश दल का पता लगाने भेजा। 2 घंटे बाद नेता जसलीन के तंबू में ओमेंद सेन और विस्काउंट बस्को बॉब के पिता बैठे थे। नेता ओमेंद सेन ने हताहतों की सूची दी। मैं अच्छी कमान नहीं संभाल सका। जसलीन ने दुखी मन से कहा, वे सब शहीद हैं, उनके परिवारों का ध्यान रखा जाए। तभी वह दूत वापस आया जिसने धुंधला आकाश का पता लगाया था। नेता धुंधला आकाश दल कल रात पूर्व की ओर निकल गया था। पूर्व क्यों? जसलीन चौंक गई। वह दल सीधे मुझे रिपोर्ट करता है। रणनीतिक विभाग के कमांडर बोले का आदेश था। उन्होंने कहा कि रात की हड़बड़ी में गलती से आदेश जारी हो गया। अब उन्हें रोकना मुमकिन नहीं है। जलजा ने अपना मुंह ढक लिया और चीख पड़ी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या? जसलीन, ओमेंद्र और बस्को गुस्से में खड़े हो गए। गलती? जसलीन की आवाज़ ठंडी थी। तुम्हारी एक गलती और हमारा नायक तनिष्क ने ही सबसे पहले दुश्मन की जानकारी दी थी, जिससे सेना बच पाई थी। लेकिन अब वह पूर्व में था, जो अब दुश्मन का पिछला इलाका रेत बन चुका था। वहां जाना मतलब निश्चित मौत थी। अफसोस, वह लड़का होनहार था। ओमेंद्र ने सिर हिलाया। बॉस्को ने मेज पर मुक्का मारा। उसे नहीं पता था कि यह उसके बेटे बर्ग और भतीजे बोले की साजिश थी। उसे लगा कि यह सचमुच एक मानवीय चूक है। आदेश जारी करो, बोले का पद एक स्तर घटा दिया जाए। जसलीन ने बेबसी से आह भरी। वह बोले को पूरी तरह नहीं हटा सकती थी क्योंकि अभी युद्ध का समय था और बोले एक अनुभवी रणनीतिकार था। वाह! जलजा वहीं घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। वह बहादुर लड़की सबके सामने अपने आंसू